किसी के पास प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है, क्या रजिस्ट्री होना कंप्लीट ओनरशिप है? ब्रोकर का चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ब्रोकर का चयन इतनी मुश्किल से करना है जैसे आप किसी लड़की का रिश्ता कर। लोग जीपीए भी बहुत कराते हैं, आप जीपीए पे क्या कहना चाहेंगे, जीपीए या रजिस्ट्री? जीपीए जो है आपको ओनर नहीं बनाती किसी भी चीज की, आपको पावर देती है कि मैं आपको पावर देता हूं कि आप मेरी जगह इस प्लॉट की रजिस्ट्री करा सकते हो, लेकिन मेरी जगह पैसे नहीं ले सकते। तो क्या अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, बेर मिनिमम उसे 3 साल रखें फिर बेचें? जब आप किसी प्रॉपर्टी पे लोन कराते हैं तो आपकी जगह बैंक भी उस प्रॉपर्टी की ड्यू डिलिजेंस करता है। अगर आपको बैंक कहता है कि इसकी वैल्यूएशन 240 है तो आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। क्या 25 लाख रुपए में आज फ्लैट खरीदना संभव है गुड़गांव में? प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट है जो आपके फादर ने लिया तो आप उसके मजे कर रहे हो, आज आप लोगे आपके बच्चे भी उसकी एंजॉय करें। कुलालचियों के शहर में कभी ठग भूखे नहीं मरते, तो ये ठग ही है जो आपको जीपी कराता है। जीपी आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो व्यूज एंड न्यूज, जहां लेकर के आते हैं हम ऐसी पर्सनालिटीज जिनके साथ कन्वर्सेशंस आपके लिए बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि बहुत इंस्पायरिंग और बहुत सीखने वाली बातें हम अपने गेस्ट के साथ अपने शो पे करते हैं। तो आज ऐसे ही गेस्ट हमारे बीच में मौजूद हैं, श्रीमान राकेश चुग जी, जिनका पिछले 30 साल का जो एक्सपीरियंस है वो गुरुग्राम में रियल एस्टेट का है, जिन्होंने ना सिर्फ गुड़गांव को गुरुग्राम बनते देखा है, बल्कि 3 लाख रुपए वाली प्रॉपर्टी को 3 करोड़ होते भी देखा है। और ना सिर्फ आपको ये बताएंगे कि प्रॉपर्टी खरीदनी है तो क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है, अगर प्रॉपर्टी दूसरे शहर में खरीदनी है तो भी क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। आज इन सारी बातों का जवाब देने के लिए हमारे बीच में है श्रीमान रमेश चुग जी। तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर स्वागत तो आपका है, आपने इतना कीमती समय दिया। सर, हम आज का पॉडकास्ट शुरू करें क्योंकि आप रियल एस्टेट से हैं, आप गुड़गांव जो कि अब गुरुग्राम है वहां से हैं, तो ये कॉम्बो तो बहुत बढ़िया है। गुड़गांव में रियल एस्टेट लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, गुड़गांव में अगर कोई रियल एस्टेट का काम करता है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप कितने सालों से गुड़गांव रियल एस्टेट में? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया और हमारे को इनवाइट किया, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपसे मिलने का हमारे को ये अवसर प्राप्त हुआ। और हमारी ऑडियंस को भी कि जिनको ये पॉडकास्ट सुनने को उनके एक वैल्यू क्रिएट हो। हमारा जो पॉडकास्ट करने का जो पर्पज़ है, सामने वाले को कुछ ऐसी वैल्यू दें जिसमें उसका कुछ फ़ायदा हो। रही बात हमारी जर्नी की, तो मैं लगभग 98 से ही काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट का। लगभग 3 डिकेड्स। तो राकेश जी, गुड़गांव रियल एस्टेट में जब 98 में आपने अपना ये जर्नी शुरू किया, तो क्या चीज थी, मतलब किस चीज चीज से किक लगी, क्या प्रेरणा मिली कि अब शायद गुड़गांव चमकने वाला है, रियल एस्टेट में एंटर कर जाए, या कैसे? मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था अच्छा। और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बेवर्ली पार्क 1, हेरिटेज सिटी, ग्रीनवुड सिटी, हैमिल्टन कोर्ट, लास्ट हमारा हैमिल्टन कोर्ट काम चल रहा था। बेवर्ली पार्क फाइनल स्टेज पे था हम्म। और हैमिल्टन कोर्ट का काम अभी लेंटर वेंटर लग रहे थे। हम्म। तो मेरा एक एक्सीडेंट हो गया इलेक्ट्रिकल से, तो मैं हम्म। सारा जो है बर्न हो गया। तो मैं तकरीबन तकरीबन 5-6 महीने बेड पे रहा, हालत अच्छी नहीं ओ। रही। तो उस समय तो घर वालों ने कहा कि अब तेरे को इलेक्ट्रिकल का काम नहीं करना। हम्म। तो जब मैं रियल एस्टेट का थोड़ा थोड़ा काम किया करता था, अच्छा। जब हमने रियल एस्टेट किया तो उस समय जो सबसे हम ईडब्ल्यूएस का काम ज़्यादा किया करते थे, हम्म। जिसमें हाउसिंग बोर्ड, 60 गज के प्लॉट, हम्म। हम्म। और जो प्लॉट की वैल्यू होती थी मोटा मोटा उस समय 2.5 से 3 लाख रुपए, सुशांत लोक 1, हम्म। 2 लाख रुपए सुशांत लोक फेज 3, रोजवुड, हम्म। मेलबू टाउन, सब 2-3 के अंडर होते थे। हम्म। तो जो प्लॉट हमने 3-3 लाख रुपए के बेचे हैं हम्म। और आज उन प्लॉटों की कीमत 2.5-2.5 करोड़ रुपए है। हम्म। तो जिन जिन को हमने प्लॉट दिए हैं तो प्रभु की कृपा से सबके सब करोड़पति आदमी हैं। हम्म। और उन्हीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, हम्म। उन्हीं से हमारी शुरुआत हुई। हम्म। तो अगर हमें लगता है कि आज 10-20 प्लॉट संभाल लिए होते तो शायद कुछ और बात ही होते, कुछ अलग होती। लेकिन प्रभु की इतनी कृपा है हम्म। कि आज किसी चीज़ की कोई वो नहीं है, हम्म। कि कोई दिक्कत नहीं, को वो नहीं है। लगभग हमने 28 वर्ष 23 वर्ष हमारे को हो गए। हम्म। और 1997-98 हम्म। जो हमारे कस्टमर हैं जिनको हमने घर देने में मदद की है। तो राकेश जी, अब गुरुग्राम पूरे देश के नक्शे पे अलग चमक रहा है। बात अगर रियल एस्टेट की करें तो यहाँ के रेट जो हैं वो भी नहीं पकड़े जा रहे हैं, और जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो आपने, अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे,
आपने गुड़गांव में सबसे बड़ी डील कितने की? सबसे बड़ी डील कितने रुपए की? नंबर बताना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमने एक नहीं 2-3 डील की हैं, कमेलिया में की हैं। अच्छा, आपने नाम छेड़ ही दिया कमेलिया, हाँ, तो जरूर और वो हमारी डील बड़ी होंगी। अडालिया की भी बात चल रही है, अच्छा, ऑन पाइपलाइन है। तो डील जरूर बड़ी होंगी, हाँ, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हमने अखबारों में पढ़ा है और हमने सुना है कि वहाँ की डील्स 150 सीआर, 100 सीआर, अभी 190 करोड़ का भी हमने पीछे सुना था। हाँ। तो आपके हिसाब से ये क्या, मधुसूदन केलानी जी ने अभी लिया है। तो आपके हिसाब से क्या ये फिगर जो है ये गुब्बारा है या वहाँ की सच्चाई है? क्योंकि लोग आज ऐसे ही जानते हैं कि गुड़गांव में 200 करोड़ का भी फ्लैट है। देखो, लग्जरी की कोई कीमत नहीं होती, शौक का कोई मोल नहीं होता। जो ये अरालिया, मैग्नोलिया, कमेलिया, अभी एक नाम नया आ गया अडालिया, शायद आपने सुना हो। आपको पता है कि 100 करोड़ रुपए का फ्लैट तो देता है, लेकिन फ्लैट के अंदर क्या देता है पता है आपको? हमारी ऑडियंस को भी शायद नहीं पता होगा। ये अंदर प्लास्टर करके भी नहीं देता। अच्छा, कोई वॉल नहीं देता, सिर्फ बाउंड्री वॉल है उनकी, इनलेट पॉइंट, आउटलेट और इलेक्ट्रिसिटी, और आपकी शाफ्ट के पॉइंट देता है। अच्छा, कि अलग अलग जगह आपको बाथरूम की लोकेशन के, किचन की लोकेशन के, अलग अलग जगह इनलेट आउटलेट के ओनली पॉइंट देता है। अच्छा, अंदर से कुछ भी करके नहीं देता। जिसका इंटीरियर करने के लिए कौन आता है? वर्साचे, गोची, और जितने देश के नंबर 1 आप ब्रांड की बात करो, वो ब्रांड इनकी इंटीरियर करने के आते हैं। और एक इंटीरियर पे 30 से 40 करोड़ रुपए मिनिमम खर्च होता है। तो जो आदमी आग 100 करोड़ की हम बात करते हैं, 100 करोड़ का फ्लैट ले और 30-40 करोड़ रुपए अंदर लगा दे, रॉ फ्लैट ले, तो उसके पीछे क्या माइंडसेट है? आदमी को 2 चीजें हमेशा देखी जाती है। अगर आदमी कहीं बाहर जाता है, मान लो आप कहीं बाहर गए या हमारा कोई साथी बाहर गया, तो सबसे पहले उसकी ड्रेस देखी जाती है, उसने क्या पहना हुआ है। फिर उसका एड्रेस देखा जाता है, भैया कहाँ से आए हो? अरालिया से आया, आदमी खड़ा हो जाता है। जीके से आया हूँ, आदमी एकदम, भाई साहब कहाँ से आया? बॉम्बे से आया हूँ। कहाँ रहते हैं? बच्चन साहब के साथ वाले घर में रहता हूँ। अच्छा, तो आपको एड्रेस के पैसे हैं। एग्जैक्टली। अब अगर हम अरालिया में की बात करें या मंगनोलिया की बात करें, इनमें कौन लोग रहते हैं? रितेश गोयल, ओए को मालिक। ये फ्लैट किसका है? ये बच्चन साहब का है। ये फ्लैट किसका है? ये वाड्रा साहब का। ये फ्लैट किसका है? ये मार्बल टी वालों का है। ये फ्लैट किसका है? ये हरबंस जी का है। ये फ्लैट किसका है? ये सुनील जी का है। अब खाली सुनील जी कहने से आपको नहीं पता लगता, या हरबंस जी कहने से नहीं पता लगता। अब मैं आपको इनका ब्रांड का नाम बताऊं, अच्छा, तो आप, अरे ये फ्लैट किनका है? ये स्लिप वेलों का है। स्लिप वेल जो आपने गद्दे सुने होंगे, उनकी थीटा करके परफ्यूम जो आजकल बहुत। तो आपका नेबरवुड कौन है? पैसे नेबरवुड के हैं, ना कि फ्लैट के पैसे। जब आप उस एम्बियंस में रहते हो, मान लो उनमें 500 फ्लैट है और 10 भी आपके साथी बन गए, वो 10 इतने बड़े एंटरप्रेन्योर है, एक के साथ भी आपकी डील होगी, कई फ्लैट आपने खरीद लिए। तो वो एक माइंडसेट है, एक एड्रेस है। आपके बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं? आपकी बीवी किट्टी किसके साथ जा रही है? उनके क्या स्टैंडर्ड हैं, क्या है? अगर आज हम बात मान ले किसी भी, जैसे अभी हमने आपने बात की चरखी दादरी, चरखी दादरी का बच्चा अगर पढ़ता है, तो उनके बच्चे जब आपस में डिस्कस करते हैं, मेरे मामा हिसार रहते हैं, तो उनके लिए हिसार बहुत बड़ी चीज है। थोड़ी सी और बड़ी कि मैं बड़ा मैं सिरसा जाऊंगा, तो उनका टारगेट हिसार, सिरसा, बहुत बड़ा हो जा फतेहाबाद, थोड़ा सा इधर आ जाओ, बेस्ट से बेस्ट दिल्ली। अगर हम अरालिया मैग्नोली की बात करें, वो बात करते हैं एलन मस्क की, वो बात करते हैं गूगल की, तो उनकी सोचने के, वो यूएस की बात करते हैं, माइंडसेट की बात है। तो वो माइंडसेट के पैसे हैं, ना कि फ्लैट के पैसे। वहां पे रहना। दूसरी बात, वहां पैसे से फ्लैट नहीं मिलता। ये बात बड़ी ध्यान से, आपको बहुत कड़वी लगेगी मेरी ऑडियंस को बात सुनने में। वहां पे फ्लैट जो है पैसे से नहीं मिलता। मान लो आपकी जमीन बिकी है, आपके पास 500 करोड़ रुपए आ गए और आप 500 करोड़ रुपए लेके डीएलएफ के पास चले गए कि जी मेरे को 2 फ्लैट दे दो, एक मेरा ये बेटा है राम, दूसरा ये मेरा बेटा है श्याम, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, है, और जो रेट है मैं आपको देने को तैयार हूं। तो आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। वहां पे जितना बैंक से आप लोन कराते हो,
जितना आपका बैंक आपको लोन के लिए एनालिसिस करता है उससे 10 टाइम ज्यादा आपको एनालिसिस किया जाता है कि आप उस फ्लैट में रहने के लिए एलिजिबल हो या नहीं है। आपकी पिछली 10 साल की आईटीआर देखी जाती है, अच्छा। आपका सिविल स्कोर देखा जाता है, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई एफआईआर तो नहीं है वो देखी जाती है, आपके ऊपर किसी प्रकार का केस तो नहीं है वो देखा तो जाता है, ये आपकी बैकग्राउंड देखी जाती है। अभी हमने एक फ्लैट बेचा, 120 करोड़ रुपए की फ्लैट की हमारी डील चल रही थी और डीएलएफ ने वो जो प्रोफाइल जो थी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो प्रोफाइल हमारी नेगेटिव करती। अच्छा। हमने बहुत जोर लगाई, बहुत रिक्वेस्ट करी, वो आदमी 25 करोड़ रुपए और देने को तैयार हो गया। लास्ट में उसने कहा 151 करोड़ रुपए दे दूंगा मैं, लेकिन मुझे फ्लैट यही दे लेना। इवन उसने सीएम का भी फोन करवाया डीएलएफ को। वहां पैसों से फ्लैट नहीं मिलता, जिसकी प्रोफाइल नेगेटिव कहते क्या, और उनका झगड़ा पूछा। जब हमने बहुत ज्यादा उसकी ड्यू डिलिजेंस करी तो पता लगा कि उनका मियां बीवी का कोई पंगा था, जिसकी एक कंप्लेंट 8 साल पहले लिखी गई थी और वो कंप्लेंट सेटल भी हो चुकी है, मियां बीवी साथ भी रह रहे हैं। वो कहते हैं ऐसे माइंडसेट का आदमी हमें नहीं रखना। तो वो माइंडसेट के पैसे हैं, रियली लोकेशन के पैसे हैं। मैं आपको नाम नहीं बता सकता, इतना बड़ा नाम है जिसको मिलने के लिए दुनिया तरसती है। अच्छा। अगर वो आपकी नमस्ते भी ले ले तो आप दुनिया को बताओगे मेरी मैंने उनसे नमस्ते की, मेरी नमस्ते हुई है। समझ गया। ऐसे बड़े आदमी को फ्लैट नहीं दिया डीएल में। तो डीएलएफ जो है एमबीएच के पैसे हैं, लग्जरी के पैसे हैं, टेस्ट के पैसे हैं। वहां का क्लब 7 स्टार क्लब से ऊपर की चीज है। तो वो पैसों से खेल नहीं है, वो एक माइंडसेट क्लास अलग ही है, उनका सोचने का तरीका समझ। जहां पे हम लोगों का सोचना बंद होता है उसके बाद तो शुरू होता है, तो अलग चीज। अभी स्टार्टिंग में राकेश जी आपने बताया जब आपने 28 साल पहले शुरू किया था तब आपने हाउसिंग बोर्ड, ईडब्ल्यूएस और जितने भी प्लॉट जो 2.5-3 लाख रुपए के थे वहां से आपने बात शुरू की, क्योंकि उस टाइम पे शायद गुड़गांव का वही रेट था। आज जब हम बात करते हैं, क्योंकि गुड़गांव का बहुत बड़ा हिस्सा आपकी जर्नी से जुड़ा है, आप सेल परचेज में हैं, बहुत सारे फ्लोर्स, बहुत सारे प्लॉट्स सब आपके पोर्टफोलियो में हैं। अब क्योंकि हम बात करें गुड़गांव में, ना सिर्फ गुड़गांव में, अभी कोर्ट के पीछे ऑर्डर थे कि पूरे हरियाणा में इनफैक्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं एंक्रोचमेंट के और सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि आप बिल्डर हैं, आप बेचते हैं, लोगों का माइंडसेट समझते हैं। तो ये जरूर है उनकी जो जो वो काम कर रहे हैं, डीडीपीज हैं, वो ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे होंगे, एक प्लानिंग के तहत कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी जो लोगों का आक्रोश है वो हमने गुड़गांव में देखा है पिछले 2 महीने में, खास करके लोग स्ट्राइक पे भी बैठे हैं और सीएम से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमने देखी। आप क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आते हैं, तो रियल एस्टेट में जितने लोग काम करते हैं वो इस चीज को कैसे देखते हैं कि क्या इसकी वजह से गुड़गांव में प्रॉपर्टी बेचना लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है? क्या लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है समझाने में कि आप यहां से लें? क्या रेट कम हो जाते हैं या ये सब चीजें फर्क नहीं डालती रियल एस्टेट? देखो, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का घर टूटे वो अच्छी बात है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर मेरा घर टूटे तो मुझे भी बुरा लगेगा, सही बात, आपका घर टूटे आपका भी। सही बात। लेकिन उसकी पीछे की वजह क्या है? क्या आपको डीटीपी से आपकी दुश्मनी है या कोई आपके फैमिली ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से टूट रहा है? ये सारा ड्यू डिलिजेंस का खेल है। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, उससे पहले आप डीलर को चुनते हो। प्रॉपर्टी बाद में मिलती है, पहले आपको डीलर मिलता है। तो अपने डीलर का चयन जो है हमेशा अच्छे से करना चाहिए। अगर आपने डीलर का चयन अच्छे से किया तो आपको प्रॉपर्टी भी अच्छी मिलेगी। ठीक बात है। अब डीलर अपने कुछ पैसों के लालच में और आपको प्रॉपर्टी गलत देता है, तो आपको थर्ड पार्टी भी वेरिफिकेशन करनी चाहिए। जब सरकार ने हुडा सेक्टर काटे हैं, ये कंपनियां हैं, डीएलएफ है, अंसल है, एमआर है, साउथ सिटी है, बहुत सारी कंपनियां, इन्होंने अपने काटे हैं। तो इनकी सरकार का जो पर्पज है वो किसी का घर तोड़ना नहीं है या किसी को घर से बेघर करना नहीं है। सरकार का पर्पज है, जैसे अभी ग्रैप 4 की बात हम कर रहे थे, बीच में लग जाता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, एयर क्वालिटी खराब हो जाती है, तो आपका लिविंग ऑफ स्टाइल, आप स्वस्थ रहें,
आप ठीक ठाक रहें, कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो आपके घर फायर की गाड़ी आ सके, या कोई ऐसी इमरजेंसी पड़े तो एम्बुलेंस निकल सके। सरकार का जो पर्पज है वो ये है। सरकार आपको 12 मीटर की 10 मीटर की रोड देती है। कोई भी अगर आप लाइसेंस लेके आते हैं, लाइसेंस की कॉलोनी बनाते हैं, तो उसमें 10 मीटर की रोड कंपलसरी है। 10 मीटर की रोड पे आपने इधर से भी चबूतरा निकाल दिया, इधर से भी चबूतरा निकाल दिया, और रोड बीच में छोड़ी नहीं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार ने 10 मीटर की रोड आपको कवर करने के लिए थोड़ी ना दी है। 10 मीटर की रोड कॉमन दी है कि आने जाने में एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से जा रही है, बीच में भी स्पेस बचे को बाइक वाला स्कूटर वाला निकल जाए। दूसरी बात सरकार कहती है आगे सेटबैक पीछे सेटबैक छोड़ो, इतने मीटर आगे छोड़नी है, इतने मीटर जगह पीछे छोड़नी है। किचन के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन हो, जो आप खाना बनाओ उसकी जो वेंटिलेशन है, जो उसका धुआं है वो बाहर निकले। वॉशरूम है, वॉशरूम के लिए प्रॉपर शाफ्ट हो, 1.25 मीटर बाई 1.25 मीटर की शाफ्ट कंपलसरी है, 1 मीटर बाई मीटर की। अब आप शाफ्ट ही 1 फुट की छोड़ रहे हो, खाली पाइप चली जाए, तो जीना तो आपको है, सरकार को थोड़ी है, उसकी स्मेल तो आपको लेनी है। तो ये सरकार इन सब नियमों को लागू करती है, वो इसलिए करती है कि जो आदमी उसमें रहे वो स्वस्थ रहे, एयर क्वालिटी बेटर रहे, उसका जीवन शैली बढ़िया रहे, हर कमरे में धूप आए, आदमी बीमारी से बचा रहे। अब आप अनऑथराइज कॉलोनी में पहले तो रोड 10 की जगह 7 मीटर कर देते हो, फिर जो आगे पीछे सेटबैक है छज्जा बाहर ले आते हो, छोड़ने की तो बहुत दूर की बात है, छज्जा बाहर ले आते हो, पीछे से भी पूरा कवर कर देते हो। अब खुदा ना खास्ता, जैसे अब दिल्ली हमने मालवीय नगर एक फायर का केस सुना, अगर कभी किसी के यहाँ आग लग गई तो निकलने का रास्ता भी नहीं है, तो आदमी की लाइफ जरूरी है या मकान जरूरी है? इंक्रोचमेंट जरूरी है। मकान, घर, मैं कहता हूं हर बंदे का सपना कि घर हर किसी के पास अपना होना चाहिए, तो अब इंक्रोचमेंट जरूरी है या लिविंग जरूरी है, ये आप बताओ। तो मैं सरकार को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी गतिविधियां होने से पहले रोक देनी चाहिए, ताकि किसी भाई का नुकसान ना हो, किसी की सारी जिंदगी की कमाई पानी में ना लगे। तो जब ये गतिविधियां होती हैं, जब भी सरकार की नजरें होती हैं, तो सरकार को चाहिए कि गतिविधियां होने से पहले रोक दें। राकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपका अनुभव बहुत बड़ा है, 3 दशक आपने प्रॉपर्टी डीलिंग में दे दिए हैं गुड़गांव के रियल एस्टेट में। सबसे बड़ी गलती जो लोग मानते हैं जब वो प्रॉपर्टी की सेल परचेज में जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग एक बार लाइफ में 2 बार कुछ खरीदते हैं बेचते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट की बात ना करें, सबसे बड़ी गलती उनसे क्या हो जाती है और उससे कैसे बच सकते हैं? देखो, प्रॉपर्टी लेते वक्त 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी है। पहली बात लोकेशन, लोकेशन से कोई भी दूर दूर तो कंप्रोमाइज नहीं कर। दूसरी बात उसकी लीगल, लीगल का मतलब जो उसके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन की ड्यू डिलीजेंस प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। वैसे तो बहुत लंबी चैन है, अगर हमारी ऑडियंस कहेगी तो जिस लोकेशन पे वो रहते हैं, जिस लोकेशन की वो प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, तो हमारे को लिखें, हम आपको कमेंट में लिखें, उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं मेन बातें क्या ध्यान रखें। 2 बातें मैंने आपको बता दी। तीसरे नंबर पे मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रोकर का चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ब्रोकर का चयन इतनी आसानी से नहीं करना, इतनी मुश्किल से करना है जैसे आप किसी लड़की का रिश्ता करते हो, तो होने वाले दामाद को देखते हो, उसकी सारी चेक करते हो कि क्या करता है, क्या इसकी एजुकेशन है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है। आपने सारी जिंदगी की कमाई एक बंदे को उठा के दिया, और उस बंदे ने अपने 1% के चक्कर में आपके 99% खतरे में लगा दे, आपकी पूरी लाइफ की कमाई लगा दे, और फिर आप इधर उधर परेशान हो रहे। तो उससे अच्छा पहली ड्यू डिलीजेंस करें, डीलर की भी, प्रॉपर्टी की भी और लोकेशन की भी। ये मान के चलो कि अगर आपका डीलर सही है तो आप काफी हद तक सेफ हैंड है। अगर डीलर लालची आ गया या डीलर ने आपके साथ कुछ कहा, तो फिर आप खतरे में। तो खाली किसी पर ट्रस्ट ना करके उसकी ड्यू डिलीजेंस जरूर करें। जो भी आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, आजू बाजू के आसपास के डीलरों से और 2-4 बंदे से, और कोशिश करें थोड़ा सा लोन भी जरूर कराएं। जब आप किसी प्रॉपर्टी पे लोन कराते हैं तो आपकी जगह बैंक भी उस प्रॉपर्टी की ड्यू डिलीजेंस करता है, आपको लिखित में उसकी वैल्यू बताता है कि इसकी वैल्यूएशन कितनी है।
मान लो एक प्रॉपर्टी आपने 3 करोड़ रुपए की ली, तो बैंक आपको लगभग उसकी वैल्यूएशन बताता है कि इसकी वैल्यूएशन कितनी है। हो सकता है वो 290 बता दे, हो सकता है वो 310 बता दे, हो सकता है 280 बता दे। अगर आपको बैंक कहता है कि इसकी वैल्यूएशन 240 है, तो आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। बैंक आपको उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन की रिपोर्ट देता है कि इसकी वैल्यू क्या है, और उसी के आधार पर लोन करता है। और जो उसकी लीगल की डॉक्यूमेंटेशन की चेक है, वो पूरी की पूरी ड्यू डिलीजेंस करता है। और जितनी बेहतर बैंक करता है, उतनी बेहतर हम नहीं कर सकते। डीलर तो कर सकता है, प्रोसेस है उनका उनका प्रोसेस है। तो आपको थोड़ा सा लोन लेना चाहिए, और डीलर सोच समझ के चूज करना चाहिए, और प्रॉपर्टी की लोकेशन जरूर देखनी चाहिए, और आजू बाजू जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सारी जिंदगी कमाई लगा है। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में सारे पैसे खतरे में नहीं लगाने चाहिए। राकेश जी, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है, तो क्या रजिस्ट्री होना कंप्लीट ओनरशिप है या इसमें भी कोई गैप है? रजिस्ट्री आपको ओनर बनाती है, पर राइट ओनर नहीं बनाती। ओनर और राइट ओनर में क्या फर्क है? रजिस्ट्री आपकी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करती है कि आपने इतने पैसे दिए हैं जी और आपके नाम उसने रजिस्ट्री कराई जी। लेकिन अकेली रजिस्ट्री से आप मालिक नहीं बनते। रजिस्ट्री के साथ रजिस्ट्री के पिछले पेपर, जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट, हमने अभी अपनी ऑडियंस को अभी बताया था कि अगर किसी को चाहिए तो हम उसकी पीडीएफ करें, तो उसकी प्रॉपर चेन है। अगर हम हुड्डा की बात करें तो हुड्डा की अलग चेन है, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर की अलग चेन है, अगर हम किसी कंपनी की बात करें, डीएलएफ की बात करें तो उसकी अलग चेन है, सुशांत लोक की बात करें तो अलग चेन है। उसके बाद जो असली वैल्यू है, वैल्यू म्यूटेशन की है। म्यूटेशन को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अगर हम पटवारी की बात करें तो उसको दाखिल खारिज बोला जाता है। अगर हम किसी सेक्टर की प्रॉपर्टी की बात करें तो उसको रियल अलॉटमेंट लेटर बोला जाता है। अगर हम किसी कंपनी की बात करें, डीएलएफ की, तो वह डीएलएफ में आपको एक आपके नाम ओनरशिप का लेटर मिलता है, या एमसीजी में आपके नाम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक बिल आपके नाम होना चाहिए, पानी का बिल आपके नाम होना चाहिए, सीवरेज का बिल आपके नाम होना चाहिए, आरडब्ल्यू आपके नाम आना चाहिए, और वहां के जो और इंटरनेट के, टेलीफोन के सब वो आपके नाम आने चाहिए। तो ये सब चीजें आपको उसमें मोरल सपोर्ट करती हैं, जो ओनरशिप को कंफर्म करती हैं। खाली रजिस्ट्री से आप ओनर नहीं बनते। बहुत सारे केस आपने ऐसे देखे होंगे जिन्होंने रजिस्ट्री करा ली, एक ओनर जो अलग माइंडसेट के, फ्रॉड के लगा लो या ट्रैप के लगा लो, 2 रजिस्ट्रियां करा देते हैं, लेकिन ओरिजिनल पेपर नहीं ला सकते। ओरिजिनल पेपर आदमी के पास एक ही बार होते हैं, और ओरिजिनल पेपरों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अक्सर लोग झूठ बोल देते हैं कि मैंने मकान बदला था, मेरे पेपर खो गए, मेरे ओरिजिनल पेपर खो गए। अरे भाई, 2 रुपए का क्वाइन गिरता है, आदमी झुक के उठाता है, और तेरी प्रॉपर्टी के पेपर खो गए। एक शर्ट खो गई, आप बीवी से झगड़ा कर लेते हो, मेरी शर्ट नहीं मिली। मैं वर्साचे के जूते लाया था, मेरे जूते नहीं मिल रहे। आप एक 20,000 के 10,000 के जूतों के लिए तो घर झगड़ा कर लेते हो, और आपकी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर खो गए। प्रॉपर्टी के पेपर कभी भी गुम नहीं होते, किसी के भी नहीं होते, ज्यादा संभाले जाते हैं। एग्जैक्टली। नंबर 1 सबसे बड़ा चांस होता है ज्यादा संभाले जाते हैं। या अगर कोई आदमी कहता है जी मेरे पेपर खो गए, हो सकता है उसने कहीं गिरवी रखी हो, कहीं वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले बेच दी हो सकता है किसी बैंक में मॉर्गेज रखे हो, कहीं लोन ले रखा हो, या किसी से कोई लेन देन की, किसी कहीं प्लज पड़े हो, कहीं कोर्ट में वारंटी दे रखी हो आपने, किसी की आपने, जैसे 2 केस फंस जाते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट में बोलते हैं उसको, एक वर्ड बोलते हैं, जैसे किसी की जमानत दे रखी हो तो आपने वहां पेपर किए, तो बिना ओरिजिनल पेपरों के खाली रजिस्ट्री पे भरोसा नहीं करना, कभी भी नहीं करना। रजिस्ट्री आपको ओनर जरूर बनाती है, राइट ओनर नहीं बनाती। आई एम श्योर ये बात जब हमारे व्यूअर्स सुनेंगे तो उनको काफी नॉलेज मिलेगी आपकी इस बात से। लेकिन अगर मैं बात करूं राकेश जी गुड़गांव की, क्योंकि आपने तो गुड़गांव को गुरुग्राम बनते हुए जब देखा है, तो 3 लाख रुपए से 3 करोड़ भी एक प्रॉपर्टी के रेट होते देखे हैं। ऐसा भी कोई आज गुड़गांव का जोन है जहां आप एज ए, अगर रियल कंसल्टेंट बात करूं, तो आप कहेंगे कि वहां उधर इन्वेस्ट आप करने जाएंगे तो आपका गुड़गांव में यहाँ इन्वेस्टमेंट से कोई फायदा नहीं होने वाला? फायदा नहीं होने वाला या होने वाला है, आपने डबल सवाल कर। नहीं होने वाला है, क्योंकि फायदा तो हम ऐसा मानते हैं कि आज जमीन में जहां भी इन्वेस्ट करो, निवेश करो, फायदा तो हो ही जाएगा। देखो, जब भी आप, प्रॉपर्टी का एक रूल है, कहां पैसे बढ़ते हैं और कहां नहीं बढ़ते।
तो आपने सवाल किया कि कहाँ नहीं बढ़ते। जहां पे ओवर ग्रोथ है, ओवर ग्रोथ का मतलब आज हम सारी दुनिया जेवर एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट की बात करती है, और उसका इनॉग्रेशन जी मोदी जी ने कर दिया, योगी जी ने कर दिया। जब आप ग्रेटर नोएडा जाते हो तो जहां तक आपकी निगाह जाती है वहीं तक सेक्टर बसे पड़े, किलोमीटर के किलोमीटर सेक्टर बसे पड़े। उधर से दुल्हेरा की ऐड चलती रहती है, इन्फ्लुएंसर की दुल्हेरा आने वाला, ये है आने वाला। तो किसी भी जगह के वैल्यू बढ़ने के पीछे मुख्य 3-4 कारण होते हैं। खाली एयरपोर्ट कोई कारण नहीं होता। अगर हम एयरपोर्ट जो आज हमारे को दिखाया जा रहा है, आप दिल्ली जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आईजी एयरपोर्ट है, फर्स्ट टाइम कब गए थे आप? बताओ। मैं फर्स्ट टाइम गया था शायद 28 साल पहले। 28 साल पहले। उस समय उसके आसपास की डेवलपमेंट कितनी थी? पूरा खाली होता था, पूरा खाली होता था। ये NH8 भी इतना चौड़ा और इतना बड़ा नहीं होता था, एक सिंपल रोड होती थी। तो क्या वो 28 साल पहले बना था या उससे पहले बना था? पहले ही बना होगा। कितना पहले बना होगा? तो चेक करके बताना पड़ेगा। चेक करके बताना। हम 10 साल मान लें, मे बी एक आइडियल मान। तो क्या 38 साल पहले जो डेवलपमेंट थी और जो जेवर एयरपोर्ट आज बना है, हम उसको 38 साल पहले मान लें, आपकी बात से 28 साल मान लेते हैं, तो आज का एयरपोर्ट दिखा के वो एयरपोर्ट बेचा जा रहा है। आज का एयरपोर्ट, आज की वहां की जो एरो सिटी है, जो महिपालपुर है, जो आसपास की लोकेशन है, वो सारी आज की लोकेशन दिखाई जा रही हैं। फोटो सारी जितनी भी लगा रहे हैं आज की लगाई जा रही है। ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है, और बेचा वो, नाम उसका है तो बेचा वो जा रहा है। इसको 28 साल बढ़ने में लग गए आपकी निगाह से। 28 साल में आज ये रूप बना है, तो उसका रूप कब बनेगा? उसके भी तो वहां की इन्वेस्टमेंट जो 20 साल बाद की इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली आज की नहीं है, लेकिन प्रमोट वो किया जा रहा है। हाँ। तो ना लेने की प्रॉपर्टी आपने मेरे से पूछा, हाँ। तो मैंने आपको एक, हमारे व्यूअर को अच्छा आंसर मिला होगा और समझ में भी आया होगा कि हम क्या कंपैरिजन करके क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। राकेश जी, एक शब्द होता है जीपीए। लोग जीपीए भी बहुत कराते हैं और जीपीए वाली प्रॉपर्टीज खरीदते भी हैं, तो आप जीपीए पे क्या कहना चाहेंगे, जीपीए या रजिस्ट्री? देखो, जीपीए का मतलब होता है जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। पहली बात तो जीपीए क्यों कराई जा रही है उसका कारण पता होना चाहिए। जीपीए कई तरह की जीपीए होती है, एक तरह की जीपीए नहीं होती। फिर उसके पीछे का कारण कि जीपीए क्यों कराई जाती है, फिर जीपीए देने वाला कौन है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि जीपीए जो है आपको ओनर नहीं बनाती किसी भी चीज के लिए, आपको पावर देती है, जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी, कि मैं आपको पावर देता हूं कि आप मेरी जगह इस प्लॉट की रजिस्ट्री करा सकते हो, मेरी जगह पानी का कनेक्शन ले सकते हो, मेरी जगह सीवर का कनेक्शन ले सकते हो, या मेरे ब्याह पे कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन मेरी जगह पैसे नहीं ले सकते। आप प्रॉपर्टी बेचने के लिए मेरी जगह रजिस्ट्री करा सकते हो, उसको बेच नहीं सकते, बेचने की पावर नहीं है आपके पास। रजिस्ट्री कराने की पावर है कि आप मेरी जगह रजिस्ट्री करा सकते हो पर पैसे नहीं ले सकते। तो जीपीए कराने का कारण, कुछ प्रॉपर्टी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जीपीए बंद कर दी है, काफी समय होगा, आपने सुना भी होगा। तो जीपीए लोग क्यों कराते हैं और क्यों नहीं कराते? जीपीए अगर जहां पे रजिस्ट्री नहीं होती वहां जीपीए ज्यादा, वहां जीपीए कराई जाती है। जो अभी हम बुलडोजर की बात कर रहे हैं या तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं, जिन कॉलोनियों का नक्शा पास नहीं है या सीएलयू नहीं है या उसकी जोनिंग नहीं है या सरकार से उसके कायदे कानून से वो जगह अप्रूव नहीं है या जगह उसके लायक भी है या नहीं है, जब सरकार कोई कॉलोनी काटती है तो एक पूरे सेक्टर का, पूरे शहर का एक मास्टर प्लान बनाया जाता है। उस मास्टर प्लान में जगह जगह डिसाइड की जाती है, ये जगह फॉरेस्ट की है, ये जगह इंस्टीट्यूशनल है, ये रेजिडेंशियल है, ये कमर्शियल है। तो पता लगा जिस जगह की आप जीपीए की बात कर रहे हो वो जगह ही फॉरेस्ट की है, वहां रेजिडेंशियल आप कर ही नहीं सकते, या वो जगह किसी और काम के लिए है, वो जगह नहरी महकमे की है, तो या वो जगह रोड में आ रही है, आने वाले सरकार के फ्यूचर में रोड आ रही है। आज किसान अपने लालच में बिल्डर को जमीन बेच देता है, बिल्डर आपको, कॉलोनाइजर आपको कॉलोनी काट के दे जाता है, और कंपैरिजन क्या करता है कि भाई यहां तो प्रॉपर्टी मिल रही है लाख रुपए में, मैं आपको 40,000 रुपए में दे रहा हूं। तो एक कहावत है, हमारी ऑडियंस को अच्छी भी नहीं लगेगी, लेकिन मैं कह देता हूं, वो बात चुभेगी तो जरूर, लेकिन याद रहेगी आपको कि ऐसी गलती। कुलालचियों के शहर में, एक होता लालची, एक होता कुलालची,
कुलालचियों के शहर में कभी ठग भूखे नहीं मरते। तो ये ठग ही है जो आपको जीपीए कराता है। जीपीए आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। अगर जीपीए लेनी पड़े तो जीपीए का रीजन पता होना चाहिए, मैं जीपीए क्यों ले रहा हूं। अब मैं आपको रीजन भी बता देता हूं, अगर आप कहें तो मैं इसका रीजन पूरा विस्तार में बता दूं। प्लीज प्लीज। जीपीए मान लो एक आपका ब्रदर है और वो यूएस रहता है और उसकी प्रॉपर्टी सुशांत लोग में, और वो यहाँ आने में असमर्थ है, उसकी मजबूरी है, तो वो आपके नाम जीपीए दे ब्लड रिलेशन में, तो जीपीए वैलिड है। लेकिन पैसे लेने की पावर नहीं है, पैसे वही लेगा। वो आपकी प्रॉपर्टी डील होगी, वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है और जो उसका टाइमिंग है, उस टाइमिंग में उसकी ड्यूटी है, नहीं पा रहा, तो जीपीए वैलिड है। लेकिन आज अगर हुड्डा की बात करें तो हुड्डा में जीपीए सिर्फ ब्लड रिलेशन की चलती है और कोई जीपीए नहीं चलती। फिर उस जीपीए की वेरिफिकेशन भी होती है। वेरिफिकेशन के बाद उस जीपीए को डीसी क्या इंडोर्स भी कराया जाता है, तो जीपीए होती है। अब हम खाली जीपीए कच्ची कॉलोनी की कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं इसके क्या है। 3 बातें लिखी जाती हैं, राइट में गंगाराम, लेफ्ट में श्यामलाल, पीछे जो है औंधाराम, आगे रोड, या पीछे 4, आपको ये नहीं पता प्रॉपर्टी का नंबर क्या, तो उसमें प्लॉट का नंबर नहीं पता लगता। नंबर होता तो अप्रूव्ड नहीं होता। रजिस्ट्री होती तो हिस्से में होती है, हिस्सा भी कैसा, खसरा नंबर ये फलाने के हिस्से का 25वें हिस्से का 700वां हिस्सा। अरे आपको पता ही नहीं आप कहां ले रहे हो, आप उसको कभी कोर्ट में क्लेम ही नहीं कर सकते। कल को किसान के 700वां हिस्सा ये बनता है, वो बनता है। भाई अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, सारी जिंदगी कमाई ले रहे हो, लोकेशन चूज करो, छोटी ले लो, लेकिन किसी कच्ची कॉलोनी में, किसी भी ऐसी जगह में जहां रजिस्ट्री नहीं होती या जिसकी डिमार्केशन नहीं है, प्रॉपर लेआउट प्लान, जिसका नक्शा पास नहीं हो सकता, जिसका पानी का कनेक्शन नहीं लग सकता, जिसका सीवर का कनेक्शन नहीं होता, जिसका कंप्लीट, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। भले ही 100 गज की जगह 50 गज ले लो। मैं ये कहता हूं कि हर बंदे का सपना है कि घर उसका अपना हो, अपने घर का सुकून अपना ही होता है, लेकिन हमेशा जो है वैलिड प्रॉपर्टी, लीगल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, इलीगल प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए। राकेश जी, अगर बात करें गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट्स की, क्या सबसे पहले तो रहने की करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे आएंगे क्योंकि आपका अनुभव बहुत बड़ा है, तो हमारे सवालों की लिस्ट भी आज लंबी होगी। क्या 25 लाख रुपए में कोई बाहर से आदमी आकर के जॉब कर रहा है, क्या 25 लाख रुपए में आज घर तो मैं नहीं कहूंगा, फ्लैट खरीदना संभव है गुड़गांव में? बिल्कुल संभव है, 100% संभव है, और लीगल जगह, बिल्कुल वैलिड जगह संभव है। अब मैं अगर किसी सेक्टर को पिच करूंगा या कुछ करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको एक नहीं काफी सारे एरिया बता देता हूँ। सेक्टर 39 में हाउसिंग बोर्ड है, सेक्टर 40 में हाउसिंग बोर्ड है, सेक्टर 31 में हाउसिंग बोर्ड है। इनमें आप किसी भी ले लो, 25-30 लाख में खूब घर मिल जाते हैं 1 BHK। और पॉजिटिव एरिया है ये, एक नेगेटिव एरिया होता है, एक पॉजिटिव एरिया होता है। शायद ये हमारे व्यूअर को बहुत कम पता होगा कि पॉजिटिव एरिया क्या होता है और नेगेटिव एरिया क्या होता है। नेगेटिव एरिया होता है जो अभी हम बात कर रहे थे जीपीए की, या जहां बुलडोजर चल रहा है, यहाँ कच्ची कॉलोनियां तोड़ी जा रही हैं या कुछ किया जा रहा है, तो वो होता है नेगेटिव एरिया। तो नेगेटिव एरिया का नुकसान, एक नुकसान और होता है जो लोगों को पता ही नहीं होता। मान लो आपको कार लोन लेना है, आप अपने बैंक में, आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी है, आपका सिविल स्कोर भी अच्छा है, आपके बैंक में बैलेंस भी अच्छा है, उसको मेंटेन भी अच्छी है, बिजनेस भी आप अच्छा कर रहे हैं, अब रह कच्ची कॉलोनी में रहे हैं, इलीगल जगह रह रहे हैं, जिसको बैंक एक नेगेटिव प्रोफाइल बोलता है, तो आपको बैंक से लोन नहीं मिलता। लेकिन जो आप 25 लाख की, मैं हाउसिंग बोर्ड की बात कर रहा हूं, ये जो पॉजिटिव एरिया है और बैंक की पॉजिटिव लिस्ट में आता है। दूसरी बात, इस पर लोन भी होता है, इसकी रजिस्ट्री भी है, और आप इसके राइट ओनर भी बनते हो। हाउसिंग बोर्ड आपको इसका रियल लेटर भी इशू करता है, म्यूटेशन भी होती है, और बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन भी नॉर्मल रेटों पे मिलते हैं। आज अगर हम साउथ सिटी की बात करें, सुशांत लोक की बात करें, तो सरकार ने, इन बिल्डरों ने जो है, सरकार का जो ईडीसी आईडीसी के जो पैसे थे वो जमा नहीं कराए, जिसकी वजह से लोगों को 3-3 लाख रुपए में पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन लेना पड़ रहा है। अगर आप हाउसिंग बोर्ड में लगते हैं तो आपकी नॉमिनल जो फीस 5-4 हजार रुपए वही लगती है, आपको कनेक्शन भी मिलता है। राकेश जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जब गुड़गांव, क्योंकि आज गुड़गांव का एरिया बहुत बड़ी है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर गुड़गांव में जाने में भी मोर देन 1.5-2 घंटे आप लग जाते हैं। अब इतने बड़े गुड़गांव में, अब आपने देखा होगा जब गुड़गांव का साइज बढ़ता गया तो सेक्टर्स बढ़ते गए,
आज 113 114 सेक्टर तक हैं गुड़गांव में। और अभी जितने भी हमने नए सेक्टर्स देखे हाल फिलहाल पिछले कुछ सालों में, उनमें बड़े बड़े एरिया, बड़े बड़े लैंड पार्सल्स अलग अलग डेवलपर्स बिल्डर्स ने लिए, जिन्होंने या तो हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई या अपने प्लॉट काटे। अब बात अगर हम हुड्डा की करते हैं जो अब HSVP है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले 2 दशक से 2005 के बाद से गुड़गांव में हुड्डा ने कोई प्लॉट नहीं काटे जिसे हम कह सकें कि सरकार की तरफ से प्लॉट काटे गए हैं और बेचे गए हैं। तो आप इस चीज को एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट बात करूं और आपका अनुभव बड़ा है, मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूं, इसको कैसे देखते हैं? क्या लोगों के लिए हुड्डा प्लॉट काटे वो बात ठीक है, या फिर बड़े बड़े सेक्टर्स, बड़े बड़े डेवलपर्स ने ले लिया और वो अपनी मनमानी से चीजें सब कर रहे हैं? एमिनिटीज वर्ड एक जुड़ता है, पहले एक शब्द होता था एमिनिटीज सिंपल, मैं सवाल थोड़ा सा लंबा हो गया, फिर एक शब्द जुड़ा लग्जरी सोसाइटीज, आज हमारे गुड़गांव में एक और शब्द भी आ गया है, अल्ट्रा लग्जरी सोसाइटीज। तो ये मार्केटिंग का स्टंट जरूर हो सकता है। तो क्या ये आम आदमी को हुड्डा से सेक्टर ना कटना हमें पीछे करे हुए है, या फिर सिर्फ डेवलपर्स को हमें आगे बढ़ाना, ये एक सरकार की तरफ से भी नीति हो सकती है? मैं आपके सवाल को पहले ठीक कर देता हूँ। हुड्डा ने नए सेक्टर तो नहीं काटे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ऑक्शन पे जो बचा हुआ माल था बहुत सारा बेचा है। लेकिन और आम आदमी को पता नहीं चलता वो तो। मैं अपने व्यूवर के लिए बताना चाहता हूँ, गुड़गांव का नया मास्टर प्लान में अभी पटौदी, NH8, मानेसर के पास नए सेक्टरों की लैंड एग्जीबिशन चालू हो चुकी है और नए सेक्टर आने वाले, जिसको सरकार ने एक पोर्टल खोल दिया है। 36 आने वाले हैं, सरकार ने पोर्टल खोल दिया है और लैंड की परचेजिंग शुरू कर दी है। लेकिन उस लैंड में कंपलसेशन कुछ नहीं है कि किसान अपनी जमीन देना चाहे या नहीं देना। पहले क्या होता था, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 अलग अलग सेक्शन होते थे, तो किसान अपनी मर्जी से जमीन नहीं बेच पाता था। अब किसान की मर्जी है कि वो जमीन देना चाहे या ना देना चाहे। तो सरकार ने अभी पोर्टल खोल दिया है, इसी लास्ट मंथ, आज हम जून में बैठे, इसी महीने अभी 1-2 दिन में की बात है जो पोर्टल चालू हो गया, और उसकी प्रॉपर प्रक्रिया भी 2-4 दिन में, 10 दिन में चालू हो जाएगी। तो नए सेक्टर आ रहे हैं, जो लोगों का सपना है कि मेरे नए सेक्टर में प्लॉट हो, तो उनके लिए नए सेक्टर भी खुलने वाले। अभी अभी आप कह रहे हो 2000 अपने 2005 की फिगर लीजिए, उसके बाद सेक्टर पटौदी में एक सेक्टर आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया, पटौदी सेक्टर बनाया। अगर हम गुड़गांव की बात करें, हाँ, गुड़गांव पटौदी आसपास ही, ज्यादा वो नहीं, आजकल अभी हम बात करें तो अभी नए सेक्टर काफी आने वाले हैं और सरकार उनको अच्छा खासा मौका दे रही है। और सरकार ने एक दीनदयाल की योजना भी बनाई हुई है, तो वो दीनदयाल में लाभ भले ही बिल्डर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा रेट रीजनेबल है, वो एक आम आदमी को देखते हुए सबके लिए प्लॉट भी काटे गए, अफोर्डेबल सोसाइटी भी काटी गई हैं। तो सरकार की, हर सरकार की अपने अपनी नीतियां होती हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। तो सरकार की तो कोशिश है कि सबके घर पास हो, हाँ, लेकिन बिल्डरों का थोड़ा सा खेल ज्यादा चल रहा है। हो सकता है नए सेक्टरों में अब आए और प्लॉट जो हुड्डा के ड्रा हैं तो उनमें सबको मौका मिले। गुरुग्राम की पॉपुलेशन पिछले 15-20 साल में एकदम से बढ़ी है। बात हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे, विधानसभा, पॉपुलेशन, उन सारी चीजों में नहीं जा रहे, लेकिन क्योंकि गुड़गांव एक कमर्शियल हब बन गया है, अलग अलग शहरों से, हरियाणा, सिर्फ हरियाणा से, अलग अलग स्टेट से भी लोग यहाँ आ रहे हैं और किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। अब क्योंकि लोग यहाँ पर रहने वाले, बाहर से आने वाले, रेंट पे रहने वाले बहुत ज्यादा है, और हर घर परिवार में ये बात होती है कि जितना हम रेंट दे रहे हैं इतने की तो हम EMI दे देते। तो लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये असमंजस रहता है कि हम लोन लेके प्रॉपर्टी ले लें, EMI दें, या फिर रेंट पे देते रहें। EMI में तो इंटरेस्ट ही बहुत जाना है, क्या ठीक तरीका है, क्या होना चाहिए, ये बात को समझ नहीं पाते। आप एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट कैसे समझते हैं, EMI बेहतर है या रेंट देना ठीक है? आपका सवाल सच्चाई को झंझोड़ के रखने वाला सवाल है, और ये आपका सवाल नहीं है, ये सारी ऑडियंस का सवाल है, बहुत लोगों का सवाल है ये। तो अगर आप कहो तो मैं इसका उत्तर विस्तार में दूं, अगर आपको एक लाइन में, तो EMI। नहीं, आप विस्तार में दो ताकि ये बात समझ में आए कि करना क्या है सबने। देखो, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है कभी भी आपके बजट में नहीं होती। प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट है जो आपके फादर ने लिया तो आप उसके मजे कर रहे हो, आपके दादा ने लिया तो भी आप उसके मजे कर रहे हो,
आज आप लोगे, आपके बच्चे भी उसके एंजॉय करेंगे। हो सकता है आपके दादा ने हजारों में ली हो, आपके पापा ने लाखों में ली हो, आपको आज करोड़ों में लो, और कल किस संख्या में जाएगी उसका कुछ पता नहीं है। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि मान लो आप किसी भी जगह, एक मैं लोन का आपने उदाहरण दिया, मैं एक बड़ा सरल तरीके से उदाहरण करता हूं। आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करते हैं वो 7.3 या 7.2 या 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। और आज मार्केट में हम कहीं भी पैसों की बात करते हैं तो 24% से कम पैसे कहीं नहीं मिलते। और पहले जब भी कोई मकान बनाया जाता था तो वो मकान परिवार की सहायता के बिना नहीं बनता था। पहले जो फैमिली होती थी, इमोशन बहुत होते थे, प्यार बहुत होता था, तो कोई ना कोई बुआ, चाचा, मामा, फूफा, ताया, किसी न किसी रिश्तेदार की सहायता से या बहुत सारे रिश्तेदारों की सहायता से बनता था। आज वो सहायता आपको बैंक करता है, और इतने अच्छे से करता है कि आपका दरवाजा भी नॉक नहीं करता कि आपने पैसे नहीं दिए। आपने बैंक की किस्तें समय से दे दी तो आपकी एलिजिबिलिटी भी बढ़ा देता है, आपको दूसरा लोन देने के लिए भी तैयार होता है। तो अब हम आपका क्वेश्चन है कि हम किराए पे जाएं या ईएमआई में। आपको एक साधारण से उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो एक प्रॉपर्टी ली आपने जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए, और आपका जो बजट था वो 50-60 लाख से ऊपर का नहीं है, और आप जहां पे रह रहे हैं आप 50,000 रुपये किराया दे रहे हैं, तो आपने 50 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट किए और 50 लाख रुपए बैंक से लोन लिया। जो आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया, मोटा मोटा 900 रुपए के आसपास 1 लाख की किस्त बनती है। हम 1000 रुपए मान लेते हैं कि आप प्रिंसिपल ज्यादा पे कर दो, 100 रुपए में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपने 1000 रुपए पर लाख के हिसाब से 50 लाख की 50,000 रुपए किस्त दे दी, और अगले 10 साल तक आपने वो किस्तें पे की। तो 50,000 रुपए महीने के हिसाब से अगर हम 1 साल के पैसे लगाते हैं तो मोटा मोटा 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए 10 साल, और 10 साल में आपने उस बैंक को 60 लाख रुपए दे दिए, जिसमें आपका प्रिंसिपल भी चला गया और आपका इंटरेस्ट भी चला गया, और 50 लाख रुपए आज आपने इन्वेस्ट किए थे। 10 साल बाद भगवान सब कुछ सही रखे, सब कुछ सही रहे, लोकेशन सही रहे, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा मल्टीपल भी नहीं, 4 गुना तो मिनिमम मानते हैं कि 3 साल में प्रॉपर्टी डबल आराम से हो जाती है अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो। हम उसको 4 गुना की वैल्यू करते हैं। तो आपने प्रॉपर्टी ली 1 करोड़ रुपए की, आपकी प्रॉपर्टी होगी 4 करोड़ रुपए। अब आप बैंक के पास गए, आप उस प्रॉपर्टी को एनहांस करके उससे बड़ी में जाने के लिए, बच्चों का फ्यूचर के लिए, या हम खाली इन्वेस्टमेंट की जो हम बात कर रहे थे किराए की उसी पे रह जाते हैं, आपने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी 4 करोड़ रुपए। आप बैंक के पास गए, जी आप अपना जो बैलेंस अमाउंट है मेरे से वो ले लो और मेरे को एनओसी दे दो। बैंक ने आपको उसके 12 लाख रुपए मोटा मोटा आपको दिए कि 12 लाख रुपए आप जमा कराओ और आप अपने बैंक की एनओसी ले जाओ। अब 4 करोड़ में से 12 लाख रुपए आपने कम कर दो, आपके पास रह गए 3 करोड़ 78 लाख रुपए, 3 करोड़ 88 लाख रुपए आपके पास रह गए। आपने इन्वेस्ट किए थे 50 लाख रुपए, आपने जो आप किस्तें दी वो दी आपने मोटा मोटा हमने 60 लाख रुपए। अब 12 लाख बैंक को भी देने हैं जो, हाँ, तो 12 हमने पहले घटा दिया, टोटल 72 लाख रुपए घटा दो। ठीक है, 4 करोड़ रुपए में आपने 72 लाख रुपए कम कर दिए, और 10 साल अब रह भी फ्री में गए। तो आपने इन्वेस्टमेंट किए थे 50 लाख रुपए, आपके पैसे कितने हो गए? तो ऐसा दुनिया में कौन सा धंधा है जो आपने 50 लाख रुपए लगा के 10 साल में 3.5 करोड़ रुपए आपने अपने पास कर? तो ये मैं अपने व्यूअर को बताना चाहता हूं कि ये कैलकुलेशन कोई नहीं लगाता, और हर आदमी कहता है लोन नहीं लेना चाहिए। लोन के बिना इस दुनिया में कोई भी आदमी बड़ा नहीं बना। आप किसी भी बड़े आदमी की बात करो, किसी भी बड़े से बड़े ग्रुप की बात करो, किसी के ऊपर 100 करोड़ का लोन, किसी के ऊपर 1000 करोड़ रुपए का लोन, किसी के ऊपर कितना लोन, जिसको लोन से कमाना आ गया उसको कमाना असली पता ही जब लगता है कि कमाई क्या होती। जितने पैसे आपने 10 साल में मेहनत करके कमाए वो पैसे आपके एक तरफ, मान लो आपकी लाख रुपए सैलरी है, 50,000 रुपए आपने किस्त भर दी, 50,000 रुपए आपने खाने खर्च में कर दिए, तो आपके अपने एसेट्स कुछ भी नहीं बचे आपके पास। लेकिन जो पैसे आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे वो प्रॉपर्टी आपकी कहां पहुंच गई? तो आपका इतना बड़ा एसेट्स आपके साथ एक नहीं 2-2 घोड़े दौड़ रहे हैं, जो आपसे कई गुना ज्यादा मेहनत करके आप अपने बच्चों को बताने में फख्र होगा कि ये मैंने प्रॉपर्टी ली थी और आज ये प्रॉपर्टी इतने की है। जिन्होंने सही समय पे फैसला लिया आज उनकी प्रॉपर्टी करोड़ों में है, जो मैंने आपको बताया कि 3-3 लाख की जो हमने प्रॉपर्टी बेची है।
उनके ऊपर भी 2-2 लाख रुपए लोन था, 1.5 लाख रुपए लोन था। आज वो 2.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। राकेश जी, तो बात तो समझ नहीं, आपका लॉजिक बिल्कुल फिट बैठता है कि ईएमआई देना ज्यादा बेहतर है क्योंकि प्रॉपर्टी की 10 साल में वैल्यू बढ़ एप्रिसिएशन जानी है बजाय कि हम रेंट देते रहें। लेकिन अभी ना आपने एक लाइन यूज करी कि ऑन एन एवरेज 3 साल में प्रॉपर्टी डबल होती है अगर लोकेशन सही हो तो। अगर सब चीजें ठीक है। अगर हम इसी बात को माने, अब मेरा सवाल दूसरा है लेकिन जुड़ा इसी बात से है, तो क्या अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है बेर मिनिमम उसे 3 साल रखें फिर बेचें? 3 साल रखें फिर बेचें। सरकार की जो पॉलिसी है, एक कैपिटल गेन करके वर्ड होता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो आज आपने ली है, उस प्रॉपर्टी को अगर आपको बेचना है, मान लो आज आपने प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की ली है और कल आप उस प्रॉपर्टी को 2 करोड़ रुपए में बेचते हो, तो 1 करोड़ रुपए जो आपका प्रॉफिट बन जाता है, जो इनकम टैक्स में 30% की स्लैब में आता है। अगर उसी प्रॉपर्टी को आप 3 साल बाद बेचते हो, तो या तो 12.5% फिक्स स्लैब में आ जाते हो, या उस पैसे को री इन्वेस्ट कर देते हो, तो कैपिटल तो आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स ही नहीं लगता। तो प्रॉपर्टी जो भी लो 3 साल रखनी ही चाहिए। तो कैपिटल गेन से अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है या फिर हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम 3 साल का तो वैसे भी पीरियड लेके उस चलें। पैसे को री इन्वेस्ट ये आपने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया बात बताई। अब मैं राकेश जी, आपने क्योंकि हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ना गुड़गांव में लोग इन्वेस्ट बहुत करते हैं और आजकल तो जो कैंपेन्स चल रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के, प्रॉपर्टी बेचने के, डेवलपर्स जैसे यूज कर रहे हैं, तो एक लाइन है, राइट टाइम पर राइट जगह पे इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट प्लान, आपको इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, ये सारी बातें चल रही हैं क्योंकि लोग तो रह ही रहे हैं और यहीं के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब फक्र कीजिए कि क्योंकि गुड़गांव में बहुत फेमस है, जयपुर हाईवे पे फार्म हाउस ले लीजिए, और राजस्थान में नवगांव बड़ा फेमस हो रहा है आजकल, सब ऐड देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, या फिर हरियाणा में हम कहीं और लेने चले जाते हैं। तो हम यहाँ बैठे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की हमें बात समझ भी आ गई, यहाँ प्रॉपर्टी ले लें, उसको कैसे चेक करें? वहां हम किसी को जानते तो है नहीं। देखो, 2 बातें हैं। पहले तो फार्म हाउस हमेशा दूसरों के अच्छे लगते हैं, अपने कभी अच्छे नहीं लगते। जितने रुपए में आप फार्म हाउस लेते हो, जितनी उसकी मेंटेनेंस भरते हो, वहां एक आप चौकीदार छोड़ते हो, वहां बिजली का बिल भरते हो, पानी का बिल भरते हो, प्लस एमसीजी का जो टैक्स, जो भी अथॉरिटी पड़ती है उसका टैक्स भरते हो, प्लस उसकी गार्डनिंग का खर्चा देते हो, प्लस उसकी पूल की क्लीनिंग का खर्चा देते हो। ये सारे खर्चे लगा के अगर आप किसी होटल में रहते हो, कई टाइम सस्ता पड़ता है। सही बात है। और जो होटल में आपको सफाई और जो मेंटेनेंस जो फील आती है, वो अपने फॉर्म से कई गुना ज्यादा अच्छी है। तो फार्म हाउस एक हाथी है, जिसने, जब आदमी हाथी रखते हो दरवाजे ऊंचे रखते हो, लेना आसान है, पालना मुश्किल, पालना बहुत मुश्किल है। हाथी को खुराक भी मन भर चाहिए। तो नंबर 1 तो पहली बात तो फार्म हाउस आम आदमी को नहीं लेना चाहिए, बचना चाहिए। अगर आप एक लेवल से ऊपर हो तो लोग अरालिया भी लेते हैं, मैग्नोलिया भी लेते हैं, समझ आती है। लोग जाके गोवा भी रह लेते हैं और बाहर जाके भी रहते हैं, तो किसी का कोई वो नहीं है। अच्छा। लेकिन एक आम आदमी को जिसकी जर्नी लाइफ की सिंपल है, उसको फार्म हाउस नहीं लेना। अब आप कहते हो उसके बाद मैंने फार्म हाउस ले भी लिया, मैं लेना भी चाहता हूँ, अब चेक कैसे करें? हम जानते किसी को नहीं वहां। तो आप ये मान के चलो, आप किसी बहुत गहरे पानी में कूद गए और तैरना आपको आता नहीं और आप पानी में डूब गए, तो निश्चित है कि आप मरोगे ही मरोगे। गहरा कितना है पता नहीं, आपने नापा ही नहीं कि पानी गहरा कितना है, उसकी गहराई कितनी आपको आइडिया नहीं है, और फिर आप एडवाइस ऐसे आदमी से ले रहे हो जिसको तैरना नहीं आता, तो निश्चित है कि आपका बचना मुश्किल है, रिस्क है। इसी तरह जब आप कोई प्रॉपर्टी बाहर लेते हो, तो अपना रियल एस्टेट का जो एजेंट है, जो आपका प्रॉपर्टी डीलर है या कंसल्टेंट है, वो ऐसा चुनो जिसको सब कुछ पता। अभी मैंने आपको पेपरों की ड्यू डिलिजेंस बताई, सारे पेपर चेक करो, पटवारी के चेक करो। अब आप कह रहे हो जी हम गुड़गांव में रह रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है और प्रॉपर्टी हमने बाहर ले ली, तो देखो, ड्यू डिलिजेंस अपनी जगह करनी जरूरी नहीं, अत्यंत जरूरी है। डीलर का चूज करना भी बहुत जरूरी है। एक की बजाय 2 डीलर लगाओ। एक डीलर अपना गुड़गांव से जो आपका ट्रस्टवर्दी हो, जो नियर भी, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो। हर आदमी, आप लास्ट टाइम नाई के पास कब गए थे? मैं भी हर महीने। तो पिछले 5 साल से कितने नाई बदले हैं आपने? शायद 2 या 3 मैक्सिमम। नाई
जिसको आप किसी 100 रुपए कारण की से कटिंग कराते हो, ऐसे नाई ही भी नहीं बदलते। एक ही जगह जाते हैं। डॉक्टर भी आप पर्सनल रखते हो कि ये बच्चों का डॉक्टर है तो इसके पास जाना है, ये हार्ट का है तो इसके पास जाना ठीक है, बात। ये हड्डियों का है तो उसके पास जाना है। एक एसोसिएशन हो जाता है। इसी तरह से डीलर भी आपको जिस फील्ड में आप जा रहे हो हम्म, उस फील्ड के डीलर की नॉलेज होनी चाहिए। हम्म, आप मल्टी स्टोर की कॉर्पोरेशन वर्ल्ड का डीलर लेके जाते हो हम्म, और बात करते हो एग्रीकल्चर की, हम्म, हम्म, तो आपको एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर का डीलर होना चाहिए। सही बात है। और चेकर अलग होना चाहिए, मेकर अलग होना चाहिए। जैसे आपकी टीम होती है, टीम के ऊपर टीम लीडर होता है, हम्म, फिर चेकर होता है। हम्म, अगर चेकर भी वही है और मेकर भी वही है हम्म, तो गलती होगी। हम्म, तो चेकर हमेशा अलग होना चाहिए। हम्म, चेकर का मतलब थर्ड पार्टी। हम्म, जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो आपके पास जाने का टाइम नहीं। और एक और तरीका मैं आपको बताता हूं जो बिल्कुल डिफरेंट है इससे, हम्म, हम्म, कि जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हो सबसे जाके वहां जेसीबी लगा दो और वहां खड्डा खुदवा दो। वहां जाके सबसे पहले सफेदी के जो चूना आता है, चूने के कट्टे डलवाओ, निशान लगवा दो, एक हफ्ते के लिए निशान छोड़ दो, फिर 15 दिन खड्डा करवा के जैसे ही आप उसमें जेसीबी लगाओगे सारे भूत निकल के बाहर आ जाएंगे। उसमें क्या क्या डिस्प्यूट है, किसकी प्रॉपर्टी है, जो ओनर आपको बेच रहा है उसका ओनर है भी है नहीं है। एक वहां साइन बोर्ड लगा दो कि ये प्रॉपर्टी विक्रांत मक्कड़ ने इस तारीख से ली है, अब इसका ओनर इस तारीख से ये बन रहा है और इसका ये कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर किसी को कोई एतराज है तो इस नंबर पे फोन करें। एक आपको अगर कोई प्रॉपर्टी बाहर की लेते हो तो एक पब्लिक नोटिस भी जरूर निकालना चाहिए, लेकिन पब्लिक नोटिस उसी एरिया में निकालना चाहिए। अखबार में ऐसा नहीं कि अखबार में जो अखबार वाला कहे कि आप नोटा दे दो तो मैं 2000 रुपए में ले दूंगा, यहाँ 10,000 रुपए। ये तो समझदारी नहीं हुई। तो जिस जगह पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हो वहां पे एक हिंदी और एक इंग्लिश पब्लिक नोटिस जरूर निकालना चाहिए। और जो भी आप पैसे दे रहे हो वो प्रॉपर लिखत में होनी चाहिए, व्हाइट में होनी चाहिए। और ड्यू डिलिजेंस जेसीबी और एक बोर्ड लगाती है आपको। रेट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप एक ट्रैप पे नहीं फंसोगी, वो जमीन उसकी है क्योंकि खोद दी तो हमने तो अपने राइट से खोदी है। अपने राइट अब से। जिसके साथ अगर वो किसी और राइट का कहीं डिस्प्यूट है तो अगर उनका भाइयों का झगड़ा है, ऑटोमेटिक परिवार का झगड़ा है, या जमीन किसी और की बेच रहा है, या कोई भी कारण है, तो भूत एकदम सब निकल के आ जाए, भाई कैसे खोद दी मेरी जमीन तूने। तो आपको 10% में 90% का खतरा बच जाएगा। जो आपने एडवांस टोकन दिया उस पर आपने खोद दी, और उसकी कोशिश करो बाउंड्री या उसकी मार्किंग, तार फेंसिंग या जो भी आपको शूट करे निशानदेही करा के, जरूर बाउंड्री करा के ताला मार दे, ताला मार दो, गेट लगा दो। लॉक लगते ही दूसरा आदमी उठा तुरंत देगा क्या है। अगर कोई प्रश्न नहीं है अपना तो नाम और बोर्ड जरूर लगाएं, दिस बिलोंग टू प्रॉपर्टी ओनर। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो उससे क्या है कि आपको एक बहुत बड़े ट्रैप से आप बच जाओ। राकेश जी, एक सवाल में हाई राइज क्योंकि बहुत सारी हैं गुड़गांव में और अभी बढ़ भी रही हैं आने वाले समय में। चारों तरफ हमारे कई सारे एक्सप्रेसवेज बन गए हैं गुड़गांव में, जो गुड़गांव की शान भी हैं आज, और बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें भी उस पर बहुत आ रही हैं। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग भी गुड़गांव में आने वाली है। अभी पीछे हमने देखा कुछ 1-2 इंसिडेंट हुए भी फायर वाले। लोग हाई राइज में जाने से 2-3 कारणों से बचते हैं। एक, ऊपर रहने से डर लगता है, कुछ दिक्कत हो गई तो क्या करेंगे, जमीन अपनी नहीं, छत अपनी नहीं, तरह तरह के लोगों की, भूकंप आ गया, हाँ चीजें होती हैं। लेकिन भूकंप पे हमारा जोर नहीं, और अगर वहां की सोसाइटी अच्छी है, एमिनिटीज अच्छी है, तो आदमी फिर भी रह जाता है। लेकिन एक आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो आपकी रियल एस्टेट की लाइफ में अपने अनुभव से हमारे व्यूअर्स को अगर आप बताना चाहें कि अगर हाई राइज में आप रहते हैं, या फिर आग का एक शब्द जो खतरा रहता है, रिस्क, उस रिस्क मैनेजमेंट पे कुछ कहना चाहेंगे? देखो पहले तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि किसी के घर आग ना लगे, सबका घर बसता रहे, सब कुछ अच्छे से रहे, बिल्कुल ना लगे। फिर भी किसी के घर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मान लो आप हम एक एरिया पकड़ देते हैं 20वें फ्लोर पे आग लगी। अच्छा, आपके 10 फ्लोर ऊपर है, 20 फ्लोर नीचे, या गुड़गांव में नॉर्मल किसी बिल्डिंग की बात करें 26 फ्लोर की बिल्डिंग है बहुत सारी, हाँ जी, आपके ऊपर 6 फ्लोर ऊपर है, ठीक है, और 20वें फ्लोर पे आग लगी है, आप 21वें फ्लोर पे रहते हो, ठीक है, तो आप नीचे तो आ नहीं सकते, लिफ्ट बंद है, स्टेयर से भी नहीं आ सकते क्योंकि आप नीचे आ गए। तो आप 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऊपर चले जाओ, और ऊपर जाके जोर से चिल्लाना शुरू करो। चिल्लाने से अलावा जो भी टॉवल कपड़े आपके पास हैं उनको पानी में भिगो के जिस जगह आप खड़े हो
उसके चारों तरफ जैसे डोर है, आग एकदम से करंट नहीं है कि सेकंडों में आ जाए, आग ऊपर आते आते समय लगता है। और आपके पास मिट्टी है या सोसाइटी में फायर के नॉर्म्स कंपलसरी होते हैं, उसके अंदर सिलेंडर भी होते हैं, फायर स्टेशन भी होते हैं, स्मोक वाले भी होते हैं, उनको कॉल करो। लेकिन सबसे पहले आप अपने पास पानी और गीले कपड़े, जो डोर के चारों तरफ का जो रास्ता है, ओपनिंग्स पे, मान लो आप बाहर बालकोनी में खड़े हो, अंदर खड़े ही मत हो, आप 4 फ्लोर 5 फ्लोर ऊपर चले गए, बाहर बालकोनी जो सबसे बड़ी बालकोनी है उस पे जाओ, और अपना बालकोनी का ये वाला जो जिस डोर पे आप खड़े हो ये डोर ओपन रखो, और जो रूम का डोर है उस डोर के चारों तरफ गीले कपड़े से पानी डालो। तो आग आ भी जाएगी तो अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि आग का आने का रास्ता ओनली डोर है। वहां कोई फायर का सामान तो है, वो हटा दो, दीवार के बीच में, दीवार के बीच से आग नहीं आ सकती। आग को जलने के लिए जगह चाहिए, तो वहां अगर कोई बेड गद्दा कुछ कपड़े ऐसे हैं तो उनको साइड में कर दो और उनको गीला कर दो, क्योंकि जान से प्यारा कुछ नहीं है उसमें, कपड़े गद्दे सोफा कोई वैल्यू नहीं है जब आपकी अपनी जान पे आती। तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप बालकोनी में खड़े हो और जिस रूम का डोर है, बाथरूम का दरवाजा खुला रखो, आसपास पानी की बाल्टियां भर के रखो। अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा आग आने से पहले धुआं आता है, स्मेल आती है, तो उसके ऊपर पानी डालो ताकि आप उससे बच जाओ। आग ऊपर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, उधर आपकी तरफ नहीं आएगी। ये एक अच्छा तरीका बचने के लिए। बहुत बढ़िया बात बताई कि आग जिस फ्लोर पे लगी है नीचे हम जा नहीं सकते, तो 2-3 फ्लोर ऊपर चले जाएं, ताकि आग वहां तक पहुंच नहीं पाएगी या बहुत समय लगेगा, आप किसी ना किसी सुरक्षित बच किसी न किसी। और इन टाइम तक फायर स्टेशन जो भी हमारे आसपास जो है वो सब सुविधा आपके तक पहुंच जाएंगी, और 5 मंजिल आग पहुंचने में बहुत समय लगता है। राकेश जी, गुड़गांव रियल एस्टेट, मैंने पहली लाइन जब आपसे आज पॉडकास्ट शुरू किया था तो बोली थी ये बहुत डेडली कॉम्बो है। जब देश में कोई दूर से देखता है तो लगता है रियल एस्टेट का काम कर रहा है कोई गुड़गांव में, तो बात तो बहुत बड़ी है। अगर मैं आपसे पर्सनल सवाल ये पूछना चाहूँ, आपको लगभग 30 साल हो गए, कितनी डील आप क्लोज कर चुके होंगे? 1996-97 डील हम कर चुके हैं सर। आप ट्रैक रख रहे हैं अपने काम का तो सबको सब कुछ पता होता ही है, हम सिस्टमेटिक सब तो आपका और 4-5-6 डील्स के साथ में 2000 का आंकड़ा टच हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। तो आपका जरूर समय लगा है, तो आपको कैसा लग रहा है कि आपने 2000 डील्स कराई गुड़गांव में? सर हम भगवान श्री राम का, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे को इस काबिल बनाया कि हम किसी का घर बनाने में उसकी सहायता कर पा रहे हैं। हम डीलर नहीं है, जिस फील्ड में आप थे भी नहीं, जिस क्योंकि आप इनिशियली इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर। जब किसी का घर आप बनाते हो या किसी को घर देते हो तो उसकी सारी जिंदगी का सपना होता है कि मेरा घर मुझे मिले। और जो हमारे कस्टमर से हमारे रिलेशन है वो फैमिली से भी कई टाइम ज्यादा है। बहुत सारे कस्टमर हमारे एनआरआई जो बाहर रहते हैं या आउट ऑफ गुड़गांव रहते हैं, कोई पंजाब है, कोई अलग है, एमपी, अलग अलग स्टेट से आते हैं और उनके बच्चे यहाँ जॉब करते हैं। तो उनके बच्चों के जो पेरेंट्स का काम है वो भी लगभग लोग हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई बच्चे आपके पास छोड़ रखे हैं, ध्यान रखो। तो ये प्रभु की कृपा है कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी का काम प्रभु ने दिया है और हम उसको बड़े बेखूबी से निभा रहे हैं। और उसके लिए हमारे को बहुत सारी प्रभु कृपा भी होती है। किसी भी शहर में जाते हैं तो हमारे को कोई शहरी अनजाना नहीं लगता, सारे शहरी अपने लगते हैं, क्योंकि किसी न किसी की। और गुड़गांव की ऐसा शहर है कि एशिया में अगर किसी का भी बच्चा, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ, किसी का भी बच्चा अच्छा पढ़ लिख के और आईटी की जॉब में आता है तो मोटा मोटा 4-5 स्टेशन हैं जो चुने जाते हैं, गुड़गांव, हैदराबाद, पूना, बेंगलोर, तो नोएडा, फिर उनमें से बेस्ट चुना जाता है कि बेस्ट क्या है। तो हर किसी का क्राइटेरिया अलग होता है, किसी का शहर क्राइटेरिया होता है, किसी का दिल्ली क्राइटेरिया होता है, और हर बच्चों की सोच भी अलग होती है। किसी को अपना बॉस पसंद होता है कि मेरा बॉस, मैं उसके साथ काम करना रहता हूँ, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर पे जो प्रेफरेंस है गुड़गांव में दी। तो जो आदमी गुड़गांव में आके रहता है तो वो किराए पे रहता है, तो गुड़गांव के किराए इतने ज्यादा हैं जो अफोर्डेबल नहीं है। जो भी हम ईएमआई की बात करें तो ईएमआई कई टाइम ज्यादा बेटर। तो जो उनके पेरेंट्स हैं वो एक दूसरे से माउथ टू माउथ कहते हैं कि भाई तेरा भतीजा वहां रह रहा है, तेरा भांजा वहां रह रहा है, तेरे बच्चे वहां रह रहे हैं, कौन सी ठीक जगह मिल जाए। हाँ, तो उनके को ठीक सी जगह दो। तो फिर हम जगह को ऐसे देखते हैं जैसे हम उनके लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कहाँ रह सकते हैं, कहाँ सुरक्षित रह सकते हैं।
सुरक्षित से अलावा जो आदमी आउट ऑफ स्टेशन एमपी से या कहीं से आता है तो वहां के रेट का प्राइस और यहाँ के प्राइस का बहुत बड़ा रिमार्केबल चीज है। जितने में वहां 10 एकड़ जमीन आ जाती है, यहाँ पे एक प्लॉट नहीं आता। तो ये बात उनको कन्विंस कराने में भी बहुत समय लग जाता है कि इतनी महंगी क्यों है। लेकिन जब इस बात से वो कन्विंस हो जाते हैं और वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो अगले 10 साल में उनको पता लगता है कि इससे बड़ा हमारा कोई एसेट नहीं है। जितने पैसे हमने, हमारे बच्चे ने 10 साल नौकरी करके नहीं कमाए, मैंने 10 साल खेती खलियान करके नहीं कमाए, मैंने यहाँ राजनीति करके चाचा कर इसके साथ कपड़े के काम में नहीं कमाए, उससे कई टाइम पैसे हमारे को प्रॉपर्टी में दे दिए। तो गुड़गांव में सेक्टर 27 से लेकर 57 तक रियल स्टेट में अगर किसी को भी भगवान मौका दे, जितने गज का दे, छोटा दे बड़ा दे, चाहे आपको अपने गहने ही क्यों ना बेचने पड़े, चाहे कुछ गिरवी भी क्यों ना रखना पड़े, जब भी जिसको मौका मिले वो जमीन जरूर लेनी चाहिए। हो सकता है कल को आपके बच्चों का सपना हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हो, ऊपर में हो, ना भी हो तो कि एक ऐसा एसेट्स है जो लाइफ टाइम आप नोट कर लो। हमारे व्यूवर की किसी आदमी राकेश जी ने बात बताई थी, आज की डेट लिख लो और पर्ची बना के मंदिर की दराज में डाल दो कि हमने ये प्रॉपर्टी राकेश जी के कहने से ली थी, ठीक लोकेशन पे ली थी, भले ही छोटी थी। तो 10 साल बाद जब आप मेरी बात को सुनेंगे, याद करेंगे, तो प्रभु श्री राम का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि इतनी बढ़िया हमारे को मौका मिला और इतनी बढ़िया सलाह मिली। तो जिसको जहां भी मौका मिले, जैसी भी स्थिति हो, कम बजट हो तो कम की, ज्यादा बजट हो तो ज्यादा की, तो कोई ना कोई चीज जरूर लें। वो आपका फ्यूचर जो है, एक अलग से फ्यूचर जो है आपका एसेट्स बनाएगी, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी देगी। राकेश जी, क्योंकि आप प्रॉपर्टी में हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे कि वास्तु कंप्लायंट हमने बना हुआ घर लेना है, या वास्तु फेसिंग हमने प्लॉट लेना है, या प्रॉपर्टी समझ में आ गई लेकिन हमारे जो वास्तु कंसल्टेंट है उनके हिसाब से चीज थोड़ी सी राइट लेफ्ट हो रही है। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स आपको मिले होंगे क्योंकि आपने लगभग 2000 से ज्यादा, 2000 के आसपास डील कर दी हैं। तो ऐसा भी आपका मानना है कि वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है प्रॉपर्टी में, या कहीं ना कहीं एक साइंस है और हम उसे जहन में बिठा चुके हैं? आपका इस पे क्या कहना है? देखो, वास्तु एक बहुत बड़ी साइंस, बहुत बड़ी, छोटी बड़ी बहुत बड़ी। दूसरी बात, वास्तु मैंने या आपने या किसी और ने नहीं लिखी, हमारे शास्त्रों में लिखी गई। मैं उदाहरण तौर पे बताता हूँ, आप कई दफा किसी भी कॉलोनी की बात करें या किसी मोहल्ले की बात करें, या हमारी ऑडियंस इस बात को सुन रही होगी, आप किसी देखते हैं कि एक दुकान पे ग्राहक की लाइन नहीं टूटती और दूसरा ग्राहक सामने वाला खाली बैठा होता है। गुड़गांव में एक श्याम स्वीट्स था, एक राम स्वीट्स था, दोनों ही आमने सामने थे, दोनों की कॉर्नर की दुकान थी। शाम पे लाइन नहीं टूटती और राम पे ग्राहक। या हम किसी का नाम ना लेके, जो हमारी ऑडियंस सुन रहे हैं तो अपने अपने दिमाग में सब किसी को आइडिया, बहुत सारे एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे। इसका रोल वास्तु ही है। अगर वास्तु आपके घर का सही है, मैं पैसे की और नंबर की तो फिगर तो कोई बात करना तो गलत हो जाएगा, लेकिन सुख शांति की, अच्छा जीवन की बात करें, पीस ऑफ माइंड की बात करें तो बहुत बड़ी चीज है। जैसे किचन अगर आप साउथ ईस्ट में बनाते हो और साउथ ईस्ट में ही चूल्हा रख देते हो, आपका गैस का सिलेंडर 1 महीना चलने वाला 1.5 महीना चल। अब आप ये व्यूअर को किसी को समझ नहीं आएगी बात, अगर किसी भाई का साउथ ईस्ट में की बजाय चूल्हा कहीं और है तो उसको आप लगा के देखो तो आपके चूल्हे की डे ऑफ में आपको फर्क नजर आएगा कि चूल्हा इतना ज्यादा क्यों चला। रोटी भी आपने वही बनाई, सब्जी भी वही बनाई, घर के मेंबर भी वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन गैस का सिलेंडर आपका ज्यादा दिन चला, क्योंकि आपने साउथ ईस्ट में जो चूल्हा जलाया तो वहां का टेम्परेचर ऑलरेडी गर्म है। जो दाल आपकी 20 मिनट में पकनी थी वो 15 मिनट में पक गई, जो गैस आपकी 20 मिनट चलनी थी वो 15 मिनट में हो गई, जो चाय आपकी 10 मिनट में पकनी थी वो 8 मिनट में पक गई। तो ऐसे छोटे छोटे माइक्रो लेवल की उसमें आके, दूसरा नंबर वो चीज पकी है, उबली नहीं है। उबलने में और पकने में बहुत बड़ा फर्क है। तीसरे नंबर, नॉर्थ ईस्ट जो जगह होती है वो एक भगवान का स्थान है, पानी का स्थान है। अगर पहले किसी किसान को ट्यूबवेल लगाना होता था तो पहले मंदिर के पंडित जी या वहां के समझदार आदमी को बुलाया जाता था कि मेरे को अपने खेत में ट्यूबवेल लगाना है, मैं कहां पे लगाऊं जहां पानी मीठा है, पानी भी आए मीठा भी आए। तो आपने देखा तो नारियल को ना ऐसे हाथ में रखा जाता था
और ऐसे लेके घुमाया जाता था पूरे हम्म, खेत में, जहां नारियल खड़ा हो जाता था। अगर किसी व्यूवर ने देखा हो, नहीं देखा हो, तो हमारे को पीडीएफ में लिखो, तो मैं आपकी इसकी प्रॉपर वीडियो दिखा दूंगा आपको। नारियल आपका खड़ा हो जाता है। अगर आज भी कहीं आप जाके चेक करें कि जहां नॉर्थ ईस्ट में आप खड़े हैं और पानी है वहां, तो आपका नारियल उसी में खड़ा हो जाएगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट में जो पानी का स्थान है, देवताओं का स्थान है, तो यहाँ पे मंदिर होना चाहिए, कभी भी वॉशरूम टॉयलेट नहीं होना। और बहुत सारी बातें हैं, जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान है वो खाली रहना चाहिए। अगर पुराने घरों की हम बात करें, हमारे बुजुर्गों की, दादा की, परदादा की, तो उनको वास्तु का सबका ज्ञान था। हमारे बुजुर्गों ने एक सबसे एक मैं इसको कैसे समझाऊं कि बहुत बड़ी वो करी कि हमारे को उनको सब कुछ ज्ञान होते हुए भी उन्होंने ये तो बताया कि वॉशरूम वहां बनाना है, लेकिन ये नहीं बताया क्यों बनाना है। रात को दही नहीं खानी, ये तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों नहीं खानी, कि रात को दही ठंडी है, घुटनों में दर्द कर देगी। आज बृहस्पतिवार है, आपको शेव नहीं बनानी। आज आपको बृहस्पतिवार है, कपड़े नहीं धोने, ये तो बताया, पर ये नहीं बताया क्यों नहीं करना। ये सब वास्तु है। पहले घर सिंगल मंजिल के बनते थे, किचन ओपन में होती थी, जिसको चौका कहा जाता था, जिसमें गोबर का पोछा लगाया जाता था, राख से बर्तन मांजे जाते थे, चूल्हे पर रोटी बनाई जाती थी, और पूरे गांव में एक डॉक्टर होता था और पूरा गांव स्वस्थ होता था। आज हर मोहल्ले में डॉक्टर है, और जितने बड़े शहर हैं उतने बड़े हॉस्पिटल हैं, फिर भी हर आदमी बीमार है, कोई स्ट्रेस में है, कोई दवाई खा रहा है, कोई कैसे है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। वास्तु में अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ते हैं, तो जो आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में छप जाता है। अब आप कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ने से क्या होता है? अगर हमारे व्यूवर सुन रहे हैं और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, या जिनके घर पे बुजुर्ग हैं वो स्ट्रेस में हैं, आप उनका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में कर दो और उनको नॉर्थ ईस्ट में सुलाना शुरू कर दो। या प्ले, जो भी आपका म्यूजिक सुनते हो, टीवी सुनते हो, गाने सुनते हो, भजन सुनते हो, उसको नॉर्थ ईस्ट में कर दो, वहां बैठ के सुनो, तो आपको आनंद ही अलग आएगा, उसका मजा ही अलग आएगा। और बच्चे पढ़ेंगे, जो बच्चा कह रहा है मुझे याद नहीं होता, आप उसको नॉर्थ ईस्ट में बैठा दो, वाइब्रेशन की बात है, वहां की जो एनर्जी है वो अलग है। तो वास्तु एक इतनी बड़ी साइंस है, अगर इसमें हम पूरा पॉडकास्ट भी करें तो भी खत्म नहीं होगा। तो मैं व्यूवर को 5-6 चीजें मेन बता देता हूं कि कहां पे क्या होना चाहिए और कहां क्या नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी पूरी पीडीएफ दे दूंगा, अगर आप कहेंगे तो इसमें पूरा पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे पार्ट 2 चाहिए, या हमारे किसी भी क्वेश्चन पे आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमारे को चाहिए या पूरा पॉडकास्ट चाहिए, तो आप हमारे को कमेंट में लिखे, हम इसको पार्ट 2 भी कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन के आंसर भी देंगे, और कोशिश करेंगे अच्छे से आंसर देंगे, आपकी अथॉरिटी के हिसाब से देंगे जो आपको जरूरत हो। अब हम वास्तु की बात कर रहे थे, तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, कोई भी वॉशरूम नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, पूजा अगर वहां कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई क्या कर सकते हैं, बुजुर्ग आदमी जो घर पे हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, नाना जी हैं, दादी हैं, उनकी कमरे रख सकते हैं। प्लस जो घर का मुख्य है उसका रूम जो साउथ वेस्ट होना चाहिए। अब घर का मुखिया कौन होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। घर का मुखिया दादाजी नहीं होते या दादी जी नहीं होते, जो उम्र में बड़ा वो नहीं होता, जिसकी अर्निंग से घर चलता है, जो उस घर के खर्चे में सबसे ज्यादा वो करता है, उसको साउथ वेस्ट में रहना है। किचन साउथ ईस्ट में रखें, ओवरहेड जो घर के पानी के वाटर टैंक हैं वो साउथ वेस्ट में रखें, और जो अंडरग्राउंड के टैंक है वो नॉर्थ ईस्ट में रखें, और जो नॉर्थ ईस्ट का स्थान है वो नीचा रखें, और साउथ वेस्ट को भारी रखें या ऊंचा रखें। तो ये मोटी मोटी 5-6 चीजें हैं। ये तो बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी, हर पॉइंट का हर एक का वो है। और खाली फेसिंग के पीछे ना जाएं कि साउथ फेसिंग नहीं लेना या वो नहीं लेना। साउथ फेसिंग में भी अगर आपको S3 S4 की एंट्री मिल जाती है तो आपको पैसे से मालो माल कर देती है, जबकि सारी दुनिया कहती है साउथ में घर नहीं लेना चाहिए। तो फेसिंग कोई भी बुरी नहीं है, सारी अच्छी है, लेकिन किसकी क्या जरूरत है, किसके हिसाब से उसको रखना है, उसके हिसाब से वास्तु मानी जाती है। तो राकेश जी, ये तो हो गई एक प्लॉट की बात, घर की बात, अंडर घर की ग्राउंड बात, वाटर टैंक्स, प्लॉट पे घर बनाया उसकी बात, या ओवरहेड टैंक्स, या किचन रूम, किसका रूम कहाँ, किचन कहाँ, सिलेंडर कहाँ, सारी चीज। अब बात जब हम हाई राइज सोसाइटीज के करते हैं, टावर्स की करते हैं, उसमें तो फ्लैट का लेआउट पूरा बना हुआ है, किचन डिफाइंड है, बेडरूम डिफाइंड है, ड्राइंग रूम डिफाइंड है, वाटर टैंक नीचे का कोई है नहीं, ऊपर का कोई है, उसको वास्तु कंप्लाइंट कैसे बनाएंगे?
देखो, मल्टी स्टोरी में वास्तु बड़ा मुश्किल काम है। वास्तु जो है अपने घर में, प्लॉट में, फ्लोर में फॉलो होती है, और 100% वास्तु कहीं भी फॉलो नहीं हो सकती। हम्म, अगर आपने 50% 40% भी वास्तु फॉलो कर दी, एनर्जी गेन तो की। एनर्जी है। हम्म, लेकिन मोटी मोटी जो मैंने आपको 4 बातें बताई हैं, वो तो बहुत जैसे जरूरी नॉर्थ ईस्ट का मैंने आपको वॉशरूम बताया, तो वो है। हो तो बचना चाहिए। जी, जी। अच्छा, मैंने कुछ वास्तु वाले देखे हैं, दो हमारा आज का टॉपिक वास्तु नहीं है जैसा आपने बताया, अगर हमारे व्यूअर्स चाहेंगे तो हम अलग से एक पॉडकास्ट कर लेंगे। लेकिन एक लाइन में आपका सवाल इस पर चाहूंगा, कुछ वास्तु वाले आज कहते हैं कि आप हमें बुलाएं, हम आपके घर का वास्तु करेंगे, वो भी बिना तोड़ फोड़। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आपने एक धागा लिया और धागा टूट गया, हम्म, तो आपने उसको जोड़ दिया, जुड़ तो हो गया लेकिन गांठ पड़ गई। गांठ पड़ गई। तो वास्तु वाला ठीक तो कर देगा, पर हम्म, गांठ पड़ जाएगी, हम्म, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। हम्म, लेकिन ना होने से वो अच्छा है, हाँ, ये गलत बात होने से वो अच्छा है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अगर आप नया घर बना रहे हैं और आप कोशिश करें कि आप उसको रेमेडी ना करके उसको ओरिजिनल करें, तो वो एग्जैक्टली। ज्यादा बेहतर है। राकेश जी, इस पॉडकास्ट में आपने मेरे भी, ऑफ कोर्स व्यूअर्स के तो मैं कहूंगा ही, मेरे भी बहुत सारी चीजों पे ज्ञान चक्षु खोल दिए। कैसे खरीदें, ड्यू डिलिजेंस कैसे चेक करें, लोन लेना क्यों जरूरी है, रेंट पे ना रहें ईएमआई दे दें, या फिर बाहर इन्वेस्ट करें तो कैसे चेक करें, ये सारी बातें हमें समझ में आई। शायद लोगों को थोड़ी सी कम नॉलेज थी, जिनको थी बहुत अच्छा है, जिनको नहीं थी आज के पॉडकास्ट से आ जाएगी। लेकिन हम पॉडकास्ट बंद करने से पहले एक गंभीर सवाल आपसे मैं और पूछना चाहूंगा। जी वो ये कि आपने सारा ड्यू डिलिजेंस बताया प्रॉपर्टी का, कुछ लोग परेशान हैं फ्रॉड, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, फ्रॉड प्रॉपर्टी डीलर से भी। उनका ड्यू डिलिजेंस कैसे करें कि ये आदमी हमारे लिए है? क्योंकि आपने बताया था कि सही आदमी का चयन करना बहुत जरूरी है। अब हम कैसे जाने कि वो आदमी सही है कि नहीं? देखो, जब आप किसी आदमी से मिलते हो, जब आप उससे 4 सवाल करते हो, आप अपनी बात बताते हो, जो आदमी आपकी बात सुने और उसका सोल्यूशन दे, आपकी बात समझने की कोशिश करे, वो बेचू नहीं होना चाहिए कुछ भी, हाँ ये ले लो जी, ये ले लो जी, टेस्टिमोनियल दिखा दे, उदाहरण दे, नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी लड़की का आप रिश्ता करते हो, तो जो होने वाले दामाद का या जवाई का चयन करते हो, तो आप उसको जानते थोड़ी हो, अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हो, जाके कहीं और से फोन कराते हो। तो इसी तरह डीलर का चयन करना चाहिए। उसका कॉन्टेक्ट नंबर कितना पुराना है, पता लगा उसने 1 साल में 3 बार नंबर बदल दिया, 10 साल में 4 बार नंबर बदल। उसका ऑफिस कितना पुराना है, उसके बाद जो ऑफिस पे स्टाफ है, उसके स्टाफ से मिलो, ये स्टाफ कितना पुराना है। कोई भी स्टाफ अपने मालिक को कभी अच्छा नहीं बताता, और ना ही कोई आदमी अपनी कंपनी से खुश होता, लेकिन रियलिटी जरूर बता देता है। फिर आजू बाजू कोई घर में है, पड़ोस है, कोई ना कोई जानकारी जरूर निकालनी, क्योंकि आपको सारी जिंदगी की कमाई लगा। अगर आपने अपना ब्रोकर सही चूज कर लिया, तो ये मान के चलो कि 90% आप सेफ हैंड में चले। उसको कितनी नॉलेज है, वो आपको बेचने की कोशिश कर रहा है तो आप बच जाओ। अगर वो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, आपको समझा रहा है, आपको ये समझा रहा है कि आपको क्या लेना चाहिए, ये नहीं कि जाते ये ले लो। जब आपको आपकी बात सुन रहा है, आपको बता रहा है, और ज्यादातर पर एक बड़ी क्रिटिकल और है, जो ठीक ठाक आदमी मिलते हैं वो खड़ूस मिलते हैं। तो और होता क्या है, आज का जो जमाना है वो खड़ूस को पसंद नहीं किया जाता। खड़ूस से कहने का मतलब? टाइट बोलने में, आपकी बात का जवाब कम देना, कम सुनना, समय कम देना, फोन ना उठाना। तो ये आज के बच्चों को बातें समझ नहीं आती, क्योंकि ये जो जमाना है मल्टीमीडिया का कि जमाना, अगर कोई पर्सन आंसर ही डिजिटल नहीं का कर रहा, जमाना। हाँ, छोड़ दो, मत करो बात मत उससे, करो। आज ये समझ में आता है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होता, उसके पास आपके मतलब की कोई चीज ही नहीं है, आपको क्या आंसर करे वो बेचू तो है ही नहीं कि ये ले लो वो ले लो। डीलर जो बिल्डर हैं, ब्रोकरों को, हमारे को 10% कमीशन की ऑफर करते, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ हमें ग्राहक का नाम नंबर देना है और एक बार मिलवा के आ जाना है उसको। सारी मेहनत भी वो करते हैं, बिल्डर्स, डेवलपर्स, बिल्डर डेवलपर हैं, और वो माल बेच देते हैं, और आगे 20-20 साल तक एग्जिट नहीं होती। अब जो डीलर आपसे 1% लेने वाला है और वो आदमी ठीक है, उसके बाद आपके मतलब की प्रॉपर्टी नहीं है, और आपके बच्चे, पापा मेरी तो बात ही नहीं सुनता, वो कैसे आदमी के पास भेज दिया आपने? भाई बात, तेरी बात उसने सुन ली है, समझ भी ली है, तेरे को समझा भी दी है,
लेकिन तेरे मतलब की चीज तो आने दे उसके पास। जैसी चीज तेरे को चाहिए, पेशेंस से काम हो। पेशेंस से काम। और प्रॉपर्टी जो आदमी कहता ना, ये कल ये रेट हो जाएगा, कल ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, या ये हाथ से मौका गया तो गया, ऐसा प्रॉपर्टी में कहीं कुछ नहीं। सब ये हाइप है, एमरजेंसी क्रिएट करी जाती है, इमरजेंसी क्रिएट करी जाती है। आज ये डिस्काउंट है, कल ये डिस्काउंट है, अब 2 महीने बाद चले जाओ, जब भी वही डिस्काउंट मिलेगा। ये इन सब बातों से, ट्रैप से बच के रहना चाहिए। जो आपको इस तरह की स्कीम दे कि आज ले लो कल ये हो जाएगा, हैं, ये 1 साल में डबल हो जाएगी। अरे भाई 1 साल में डबल होती खुद ही ले लेता ना, आपको क्यों देता? अच्छा, आपके इस बात से राकेश जी एक नया सवाल मेरे मन में आया है। गुड़गांव में बड़े बड़े डेवलपर्स के जब प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, जैसे एक एक बिल्डर के 5-5, 6-6 प्रोजेक्ट भी हैं, तो जब लॉन्च होता है तो उसका एक प्राइस होता है कि मान लो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट उसका रेट है। आजकल गुड़गांव में रेट अभी तो 15 से कम तो कहीं पे भी नहीं है, और 24-24 तक भी रेट है, 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। लेकिन एक टर्मिनोलॉजी नहीं आई है पिछले 2 साल में, क्योंकि आपने भी बोला अर्जेंसी क्रिएट करना। एक प्री लॉन्च प्राइस भी एक स्टेटमेंट आने लगी है कि अभी लॉन्च दिए हुए उससे पहले का प्राइस ही है। तो अब इसको 2 तरीके से हम देख सकते हैं। एक, क्या वो खुद क्या प्राइस सही होगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए, उसको चेक करने के लिए प्री लॉन्च प्राइस निकाल देते हैं, या फिर आपकी वाली बात वो अर्जेंसी ही क्रिएट कर रहे हैं कि अभी भेज दो, जितना बिक सकता है पैसा पहले ही ले लो। हमारे व्यूवर इस बात को सुन रहे होंगे, ये सवाल कुछ तरह से ठीक है, कुछ तरह से गलत भी है। मैं इसको सही से उत्तर देने का कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में। आपने एक पेंसिल से लाइन खींच दी, आपको क्या पता वो लाइन छोटी या बड़ी है। जब आपने उसके लाइन बराबर में एक लाइन और खींची, बड़ी खींच दी, तो वो छोटी नजर आने लगी। फिर आपने एक बड़ी लाइन और खींच दी, फिर वो छोटी नजर आने लगी। फिर एक तीसरी लाइन और खींच दी, फिर आपको वो और भी छोटी नजर आने लगी। तो ऐसे ही वो प्राइस दिया उसने, पहले कम प्राइस दिखाया, फिर खुद ही बढ़ा के प्राइस दिखाया तो वो कम लगने लग गया, फिर और बढ़ा के दिखाया तो वो और कम लगने लग गया, फिर और बढ़ा के दिखाया फिर वो और कम लगने लग गया। उस पेंसिल भी उसका है, कागज भी उसका है, प्राइस भी उसका है। जो वो कर रहा है, आप तो खेल में, ट्रैप में फंसे ही जा रहे हो। हमारे व्यूवर को आंसर मिल गया होगा, आपको भी मिला होगा, या नहीं समझ में आया? मुझे बात समझ में आ गई, क्योंकि ये सब मार्केटिंग का गेम है और सही चीज है। सब चीज का ड्यू डिलिजेंस करना, हर तरीके से जांचना परखना, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा एसेट है। ये नॉलेज आज हमारे व्यूअर्स तक जो ये पहुंची है, जो मेरा मानना है, हमने रियल एस्टेट के बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, बट राकेश जी जैसे नॉलेज शायद ही बहुत कम पॉडकास्ट पे आपको मिली हो। और जैसा राकेश जी ने सबसे पहले कहा था, किसी भी तरीके से आप कोई भी चीज पूछना चाहते हैं, किसी चेकलिस्ट को समझना चाहते हैं, आपको राकेश जी पीडीएफ भी शेयर करेंगे, आपकी बात के आंसर भी करेंगे। आपका जो सवाल हो आप कमेंट में डाल सकते हैं। राकेश जी, आप हमारे आज के पॉडकास्ट पे आए, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबने अगर ये पॉडकास्ट पूरा सुना है तो मेरा भी मानना है आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, ना सिर्फ गुड़गांव में। ये बहुत जनरल बातें आज राकेश जी ने बताई कि प्रॉपर्टी खरीदना है या बेचना है तो किन चीजों का ध्यान रखें। ऐसे ही बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज, बहुत सारी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।